वीएलए अंबाला जी जुड़ चुकी हैं। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है मार्केट मैम, क्या लग रहा है आपको? सेकंड हाफ में या फर्स्ट हाफ में ही लोअर लेवल से रिकवरी की उम्मीदें हैं या नहीं है? आज की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? मिड कैप तो अभी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग विपुल जी एंड ऑल को पैनलिस्ट, आप सबको भी सुप्रभात और एयू के सभी व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। सब आपको गुड मॉर्निंग, बाकी को सुप्रभात, मतलब एक ही है। अच्छा, नहीं वो तो उतनी ठीक है। हिंदी अंग्रेजी तो हमको भी आती है, समझ गए, भावनाएं नहीं समझ नहीं, गए। जस्ट ये इसलिए मैंने किया, एक्चुअली मुझसे निकल गया, किया नहीं था। वेल, कमिंग बैक टू द मार्केट, जो भी आप लोग लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहे हैं, आप अपने स्टॉप लॉस उसको प्लीज फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग के बिना ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, ये जरूर समझ लीजिए। और रही बात कि आपको स्टॉप लॉस कितना फॉलो करना चाहिए, अभी ये चल रहा है, जो भी आप लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहे हैं, पहली बात तो 24,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और अभी ये 24,150 के पास में। नाउ जो सवाल आपका ये है कि आज के दिन की रिकवरी में एक्सपेक्टेशन हम करें या नहीं करें, कर सकते हैं विपुल जी, लेकिन लोअर लेवल पहले हिट होगा और कहीं ना कहीं वो 24,000 के आसपास जाकर के वापस से रिबाउंड करने के चांसेस है। दैट मींस अगर आपको लॉन्ग ट्रेड प्लान करना ही पहले से लॉन्ग है तो 24,000 को वॉच करो, और 24,000 के पास में से वापस एक रिकवरी की एक्सपेक्टेशन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आप ये मान के चले कि अगर 24,000 के पास में आएगा तो वहां पर थोड़ा समय बीत कर वापस से हम लोग 24,200 की तरफ एक बार वापस से मुड़ सकते हैं। तो यही बस इतने ही 200 पॉइंट का ही मूव मुझे इंट्राडे में आज दिख पा रहा है। 24 के नीचे भी नहीं जाते हुए, क्लोज होते हुए नहीं लग रहा है, और 24,200 के ऊपर भी क्लोज होते हुए इंट्राडे में नहीं लग रहा है। इसके अलावा आप क्या देख सकते हैं आज की मार्केट में ट्रेड प्रोस्पेक्ट से? अगर आपका निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके ऊपर जरा ध्यान दे सकते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज विपुल जी आज 26,305 पर है एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग। एनीवेज, जब भी ये 26,550 के ऊपर आज अगर क्लोज कर जाता है या निकलता है, क्लोज की भी जरूरत नहीं है, 26,550 के ऊपर जब भी ये निकले थोड़ी देर के लिए भी, वहां से हाफ मिनट 50 आधे घंटे की कैंडल को ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। इसके बाद में आपको 26,800 और 26,930 के भाव दिख जाएंगे। तो आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पर एक जरूर एक व्यू लेकर के चल सकते हैं। फिलहाल के लिए जब तक 24,000 के निफ्टी में जब तक 24,000 है तब तक आप थोड़ा सा रुक जाएं अगर लॉन्ग है तो, और दोबारा अगर आपको कुछ फ्रेश खरीदना है आज तो 24,000 के पास में ही खरीदिए। बट ज्यादा बेटर ट्रेड अगर आपको एक डायरेक्शनल मूव देखना है, इट विल बी इन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज रादर इन निफ्टी 50। लेकिन थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इंट्राडे में पे। हाँ बढ़ेगा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा रहेगा, 24,000 तक जाएगा, आप ये कह रही ना? हाँ 24,000 पर एक थोड़ा सा स्लो डाउन हम देखेंगे प्राइस में। फिर उसके बाद इस लाइक कि 1-1.5 घंटा हो सकता है कि 50 पॉइंट डाउन और 50 पॉइंट ऊपर इसी रेंज में रहे, बट दिस इज काइंड ऑफ अ मेक और ब्रेक लेवल, क्योंकि अगर 24,000 पे नहीं सपोर्ट लिया प्राइस ने तो फिर नीचे की बातें शुरू होंगी। बट वो देखते हैं आज की क्लोजिंग किस तरह से। लग रहा है 24,000 के नीचे जाएगा या 24,000 के आसपास तक जाएगा? सर वही वाली समस्या है सर, बोल तो बहुत अच्छा रहे, आवाज जो है आपने बंद कर रखी है। खुद ही घोट देता हूँ सर। देखिए, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, जब तक कोई बुलिश एविडेंस नहीं मिल रहा है हम बाइंग के इंतजार में हाथ रोके बैठे हैं। बट नीचे मेजर सपोर्ट 24,145 मेजर सपोर्ट जोन है। अगर 24,080 टूटता है तो फिर 24,000 भी पॉसिबल है। तो यही जोन है जहां पे हम बाइंग का एविडेंस देख रहे हैं, मिलेगा तो करेंगे। तो 24,080, 24,145 मेजर सपोर्ट जोन है। ये जोन टूटी तो ही किसी, अगर नहीं टूटी तो हम बुलिश एविडेंस देख के लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करें। ठीक, एक दो टिप्पणी ले लेते हैं दर्शकों की और फिर एक छोटे सेगमेंट जो है एक करने की कोशिश करेंगे। एक 10:30 से पहले ही एक सेगमेंट करने की कोशिश करते हैं आज। पहली टिप्पणी जो है वो सर जरा KRN हीट एक्सचेंजेस को लेकर के अविनाश सर आप बताइए जरा, अगर आप इसको ट्रैक करते हो। हमारे एक दर्शक हैं प्रगति जी, और उन्होंने 980 पे ले रखा है सर, और वो आपकी राय जानना चाह रही हैं KRN को लेकर के। अभी इसको लेकर के क्या व्यू है सर? हालांकि आज 945 के आसपास है, इनको 30-35 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है, लेकिन फंडामेंटली कैसे देख रहे हैं सर आप इस शेयर को? एक महीने में 31%। मेरे ख्याल से KRN हीट एक्सचेंजर्स जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो ज्यादातर एयर कंडीशनिंग और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में जाता है। अभी हाल ही में पढ़ रहा था कि जिस प्रकार से गर्मी बढ़ी है, सारे एसी कंपनीज अभी इस बार बहुत बढ़िया सीजन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अप्रैल टू जून का जो नंबर आएगा मेरे ख्याल से काफी स्ट्रांग होना चाहिए, और इसका बेनिफिट डेफिनेटली KRN हीट एक्सचेंजर्स को भी आना चाहिए, क्योंकि काफी डोमिनेंट प्लेयर है बेसिकली एयर कंडीशनिंग और इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए।
क्योंकि काफी क्रिटिकल पार्ट होता है हीट एक्सचेंजर, और ऐसे बड़े एयर कंडीशनिंग कंपनीज के साथ इनका काफी बड़ा बिजनेस अरेंजमेंट ऑलरेडी है। तो मैं इनको यही कहूंगा कि नजरिया अगर आपका करीबन 6-8 महीना है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रुकिए। अभी 25-30 रुपया माइनस है, लेकिन फिर भी कंपनी काफी अच्छी है, नंबर्स बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट तीसरी तिमाही इनके लिए बहुत बढ़िया था और चौथी तिमाही भी काफी अच्छी रहेगी। लेकिन जो बड़ा बम्पर क्वार्टर आएगा वो शायद अप्रैल टू जून का आना चाहिए। तो उसके बाद मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी और मजबूत तेजी देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे होल्ड करिए, मेरे ख्याल से 6-8 महीने में बहुत ही अच्छा एक रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। ठीक, ये बात KRN हीट एक्सचेंजर को लेकर के आती हुई 2200 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए कार्यक्रम के अंदर, ताकि जो है थोड़ा हमारा परिवार का विस्तार होता रहे और गलत जानकारी से लोग बच सकें। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए लिंक को, फेसबुक ट्विटर पे आप शेयर कीजिए लिंक को, यही आप लोगों से निवेदन है। इस बीच अच्छा कुछ टिप्पणियां पढ़ के बड़ा अफसोस होता है। राहुल जी लिख रहे हैं, कह रहे हैं सर BL मैंने ले रखे 424 पे 3 दिन से सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन अब जी सर अंशु सर कुछ कहना चाह रहे हैं पहले आप जी। लॉरस लैब देखना स्टार्ट कीजिए, लॉरस लैब। लॉरस लैब, चलिए लॉरस लैब लेकर के आइए पहले जरा फटाफट स्क्रीन पर। और लॉरस लैब पे सर जरा बताइए क्या कर रखना चाहिए स्टॉप लॉस टारगेट सर? सर इसमें 10, 20, 50 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट होने के बाद गैप के साथ रिक्लेम हुआ था, आज ब्रेकआउट बन रहा है, तो इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए आपको। 1000 के स्टॉप लॉस पे 1000 के स्टॉप लॉस से बाई कीजिए। 1125 का टारगेट रहेगा। 1125 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह लॉरस लैब पे लेकर करके आती हुई। अभी जो है लॉरस लैब का शेयर वो 1056 पे ट्रेड करता हुआ, इसको जरा हटा दीजिए क्योंकि ये अब लाल निशान में नहीं हरे निशान में है और करीब 0.25% ऊपर धुआंधार रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। लॉरस लैब्स के अंदर 0.2% से ज़्यादा की तेजी 1056-57 पे, ये देखिए आ गया स्क्रीन पर आपके। और यहाँ पर जो पहला टारगेट है वो एक ही टारगेट है 1125, 1125 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी गई है। और अब जो है 0.2% से ज़्यादा की मजबूती नए उच्चतम स्तर बनते हुए स्टॉप लॉस यहाँ पर एक बार नोट कर लीजिए, 1000 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। ओ क्या 1060, 2.25% ऊपर, तो धुआंधार रफ्तार जो है लॉरस लैब में जो है पकड़ती हुई यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। टारगेट स्टॉप लॉस एक बार लिख दीजिए, 1125 का टारगेट, 1000 का स्टॉप लॉस, और अब 1061, तो 1061.10, तो 2.25% की मजबूती। तो बातचीत करते करते जो है यहाँ पर जो है रफ्तार आती हुई दिखाई दे रही है। 4-5 रुपये का मूव आ चुका है, लेकिन यहाँ से भी अभी अच्छे खासे करीब 60-65 रुपये का अपसाइड अभी बाकी है, जो टारगेट अंशुल जी की तरफ से दिया गया है। जैसे ही यहाँ पर और रफ्तार बढ़ती है, इसको और एक बार फिर से हम स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, या फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस या टारगेट में अंशुल जी कोई परिवर्तन करते हैं तो भी हम स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। 1061 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 1061.30, 2.25% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है, लगातार नए उच्चतम स्तर बनते हुए। वाह क्या तेजी है। चलिए, तो यहाँ पर जगह निगाहें रहेंगी, नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया होगा आप लोगों ने स्टॉप लॉस टारगेट। तो मेरी जो शिकायत थी, एक दर्शक 3 दिन से सवाल पूछ रहे हैं BL को। BL जैसा शेयर मतलब जो है आप कह रहे हैं कि 3 दिन से सवाल पूछ रहे हैं, हर रोज हर सेगमेंट में हम लोग बातचीत कर रहे हैं डिफेंस को लेकर, उसके बाद भी अगर आप मतलब नाराजगी जाहिर कर रहे हैं तो क्या ही किया जा सकता है। चलिए खैर, अभी 464 पे है, भाई साहब ने 424 पे लिया हुआ है। लेकिन मैम कल आपका एक RCF पे बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। कल टारगेट हिट हो गया था, एक दर्शक का भी मेरी आंखों से ओझल हो गया नाम उनका, लेकिन वो कह रहे थे क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए नहीं। कल टारगेट हिट कर दिया था आपने मैम, आपने बोला था शायद बिल्कुल टारगेट बहुत आसानी से इसने भेजा। क्या करना चाहिए आप जिनके पास है, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि जितने फर्टिलाइजर शेयर हैं उसमें बातचीत की जा सकती है, अभी भी करेंगे हम लोग, लेकिन RCF में क्या करना चाहिए? आपको 13% का प्रॉफिट एक दिन में मिल रहा है या फिर 15% का प्रॉफिट एक दिन में मिल रहा है, और आप बोलेंगे कि करूँ ये प्रॉफिट बुकिंग या नहीं, तो मैं इस सवाल को बहुत जायज सवाल नहीं समझती हूँ। क्योंकि देखिए 15% पीपल जी, आपको तो मालूम है और सभी को मालूम होना चाहिए कि 15% इज लाइक 1 साल का इन्वेस्टमेंट रिटर्न है, राइट। तो आपके रिस्क एपेटाइट है, प्रॉफिट आए हुए प्रॉफिट को अगर आप और बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि मैंने टारगेट और भी दिए हैं जो कि आएंगे, लेकिन फिर आपको ये देखना है कि आप फिर मतलब आप उसमें से आधा प्रॉफिट बुक तो कर लो कम से कम, और बाकी को आप चाहे तो कॉस्ट पे लगा के बैठ जाइए। सो आपको सवाल पूछने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पहले ही टारगेट लाइक 10 से 15% के होते हैं, एंड थैंक गॉड इट्स वर्किंग रियली वेल। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। RCF में फर्टिलाइजर स्टॉक, एग्री स्टॉक्स जितने भी हैं ये भी चलेंगे,
जैसे मैंने शक्ति पंप बाय करके रखा हुआ है मेरे लिए, क्योंकि मैं जो स्टॉक्स आपको दे चुकी हूँ, तो मैं मुझे कुछ तो अपने लिए रखना पड़ेगा। हाँ, सो इसीलिए यस, तो ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स जितने भी और शक्ति पंप, जेन इरिगेशन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी कुछ बहुत ही नामचीन स्टॉक्स हैं जो चलेंगे अभी, लेकिन आप इनको पोर्टफोलियो में रख के मत बैठो। मोमेंटम बना है, प्रॉफिट बुक करो या फिर ट्रेलिंग तो कम से कम करो, लेकिन होल्ड करना चाहे तो आधा ही करिए, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा हुआ है। अब उसको रेस्पेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्या आरसीएफ अभी वीक है? नो, बुलिश है। अगले 2-3 मतलब यहाँ से भी अगर आप बात करेंगे तो 15 से 30% का मूवमेंट अभी भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बाकी है। बट रिस्क रिवॉर्ड मैच कैसे करोगे? आधा क्वांटिटी कर लेना, आधे क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। बाद में फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने पूछा था फिर नहीं हुआ, आप 2 रुपए नीचे आ गया तो अब मेरा लॉस, प्रॉफिट कम हो गया। आप बिल्कुल ना पीक पे बेच सकते हो, ना बिल्कुल बॉटम पे खरीद सकते हो, ये बात आपको समझ है ना। तो अपना एक अपने हिसाब से एक रिस्क रिवॉर्ड, अच्छे प्रॉफिट बन रहे हैं, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, आधे पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए ताकि आपकी कैपिटल फ्री हो जाए। सोचिए जी अंशुल जी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे यही चीज बता रहा हूँ, जैसे सीजी पावर आप पकड़िए, कल का सीजी पावर अपन ने 719 में बाई किया है, 740 चल रहा है। तो मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को और देहाती भाषा में समझिए प्याज की तरह, कि आपके पास एक प्याज है, आप उसको एक एक छिलका छीलते चलिए और अपनी सब्जी में डालते चलिए। तो अब 740 741 चल रहा है, इसको अगर आप एक छिलका बुक मतलब एक पार्ट प्रॉफिट बुक करके या एक छिलका प्याज का निकाल के इस समय चटनी में इस्तेमाल कर लें तो बाकी प्याज सब्जी के लिए बची रहेगी ना। तो धीरे धीरे पोजीशन पील आउट करना और स्टॉप लॉस को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाना है, दोनों चीज जरूरी है। कल थंग मलाई में आपको 74-75 रुपए मिला, अगर आप बिल्कुल कर ली, आज सीजी पावर में 20 रुपए मिल रहा है, अगर थोड़ी थोड़ी पोजीशन बुक कर ली, उसको जेब में डालते तो रहिए पैसा। बिल्कुल सही बात है, पैसे आते रहने चाहिए और जहां बन रहे हो उसके भी गवा दें, वो बड़ी नुकसानदायक बात है। अविनाश सर के पास जी मैम बताइए। मैम बस एक लास्ट, वैसे तो स्टॉक्स बहुत सारे आपकी चैट में आपको दिख जाएंगे, बट हैप्पीएस्ट माइंड 335 पे भी बोला था खरीदना है, कल भी 400 के पास भी हैप्पीएस्ट माइंड का शायद जिक्र यहीं पर भी आया था, और आज 450 का जो टारगेट था पहला हिट हो गया है। तो अब मतलब 30% का गेन है विपुल जी अगले कुछ दिनों के अंदर में, लाइक 4 दिन के अंदर में। इट्स रियली गुड, इसको या तो रेस्पेक्ट करिए, और अगर आपने पहले नहीं खरीदा 335 पर, 400 पे तो कल तो खरीदा होगा, तब भी आपके पास में लगभग यहाँ पर 12% का प्रॉफिट करंट प्राइस पर है 450 पर। सो इट्स ऑल डिपेंड कि आप चाहते क्या है। मतलब आप ट्रेड कर रहे हो तो स्विंग ट्रेड प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि ये स्टॉक्स ट्रेड वाले हैं ना कि इन्वेस्टमेंट वाले। चलिए ठीक, इस बीच अविनाश सर के पास चलते हैं। अविनाश सर, फर्टिलाइजर पे अभी आपसे बातचीत हो रही थी, ये जो कच्चा तेल की जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, फर्टिलाइजर हुआ, बाकी जो ओएमसीज हैं जो ऊपर नीचे हो रही हैं, क्या दूरी बनानी चाहिए? जैसे एशियन पेंट्स वगैरह हैं जहाँ पे क्रूड का काफ़ी रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है, क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? फर्टिलाइजर से शुरू करते हैं सर। नहीं, देखिए पहली बात तो फर्टिलाइजर जो प्रोडक्शन है उसका सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो एलएनजी है, क्योंकि एलएनजी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में लगता है जी। और एलएनजी का सबसे बड़ा ग्लोबल प्लेयर जो कटार है, उन्होंने अभी प्रोडक्शन बंद कर दिया है। उन्होंने सारी कंपनीज को कहा है कि अभी वो प्रोडक्शन वॉल्यूम दे नहीं सकते। तो ये देखिए मामला अभी थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि कितना समय तक ये प्रोडक्शन बंद रहेगा हमको पता नहीं, बट क्लियरली मार्केट उम्मीद लगा रहा है कि शायद बहुत जल्दी सारा कुछ ये वॉर का मामला सुलझ जाएगा और उसके बाद एलएनजी सप्लाई शुरू हो जाएगा। रही बात दूसरे सेक्टर्स की, तो मैं कहूंगा कि डेफिनेटली जो सेक्टर्स इंपैक्ट हो जाएंगे, जैसे गैस वाली कंपनियां हैं, महानगर गैस ने तो कहा है कि उनके पास पूरी तरह से 100% कैप्टिव फैसिलिटी है, लेकिन आप इंद्रप्रस्थ गैस की बात देखिए या गुजरात गैस की बात करिए तो उन्होंने ऑलरेडी उनके कस्टमर्स को बोला है कि उनका जो प्रोडक्शन शेड्यूल है वो उनको आगे जमेगा नहीं, प्रोडक्शन कम करने की उनकी अभी स्ट्रेटेजी है। तो मैं यही कहूंगा कि जिनके पास है वो होल्ड करे, क्योंकि उम्मीद तो हम लगा ही सकते हैं कि वॉर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बट अगर मान के चलिए मार्च के बाद अप्रैल मई में ये वॉर चली जाती है तो मामला बिगड़ सकता है। उसके बाद अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर आएगा विपुल, ये बहुत खराब आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जनवरी टू मार्च जो चौथी तिमाही है उसमें तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इन सारी कंपनीज के पास काफी इन्वेंट्री रहेगी, तो ये मामला इजिली सॉल्व हो जाएगा। बट अप्रैल टू जून में अगर ये मामला सुलझता नहीं है तो डेफिनेटली दिक्कतें बढ़ेगी, और प्रोडक्शन अगर हिट होता है तो ऑब्वियसली आपको इन कंपनीज के परफॉर्मेंस थोड़े से डिले देखने को मिल सकते हैं। ठीक, आज के ट्रेडिंग स्टॉक्स की तरफ जाएं उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि 5 मिनट का 7 मिनट का एक छोटा सा सेगमेंट जो है
वो सिर्फ और सिर्फ गैस और फर्टिलाइज़र पे कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा मोमेंटम सभी में बना हुआ है और इसमें से काफ़ी सारे तो ट्रेंड में भी हैं आज के गूगल में भी। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे अंबाला मैम, आपसे शुरू करते हैं। अदानी टोटल गैस 13% ऊपर 535 का लेवल, कैसे देख रही हैं अदानी टोटल गैस को? आज अच्छा मोमेंटम है, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी खैर ये शामिल है, इस पर बाद में भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी 535-36 पे क्या करना चाहिए? आज ने रिस्क लिया तो दोबारा कभी नहीं ले पाओगे, बस इससे ज्यादा क्लियर वर्ड में कुछ भी नहीं कह सकती। तो ये चलिए पुरानी बातें नहीं करेंगे, हाँ, क्योंकि थोड़ा फास्ट, मुझे जी। अच्छे से याद है कि ये बोला था इस पे खरीदना चाहिए। बाकी अभी 535 पर है, खरीदना चाहिए। टारगेट जो यहाँ पर होंगे आपको 535 से भी 570 और यहाँ से फिर आपको 640 के 2 टारगेट आराम से दिखने वाले हैं जो आप बाय करेंगे। आपका रिस्क थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि आज की कैंडल अच्छी खासी बड़ी है, तो उसको समझते हुए इंट्राडे का जो लो है उसी को अपना स्टॉप लॉस रखिए। जस्ट टू बी स्पेसिफिक 480 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करो। 570 और 640 ये मिनिमम टारगेट है जो एटीजीएल में आपको दिख जाएंगे। इट्स अ मस्ट बाय काइंड ऑफ। मस्ट बाय। चलिए टारगेट क्या बताया मैम एक बार फिर से? 570 570 640 बस दो ही है और 570 दो पड़ाव 640 में अभी आ खरीद करके जा सकते हैं अदानी टोटल गैस पे, इसका ध्यान रखें 570 640 के टारगेट के लिए। चलिए ये फिलहाल के लिए जो है राय यहाँ पर। अदानी टोटल गैस के पास अंशु सर के पास चलते हैं। अंशु सर जरा देखिए गुजरात गैस को 7.5% से ज़्यादा की तेजी, 403 404 के आसपास। क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है? जिनके पास है उनको क्या एग्जिट करना चाहिए और जो लोगों के पास नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए? सर देखिए, आज वॉल्यूम राइज है 551% और अभी एक सवा घंटा हुआ मार्केट खुले, तो क्लोज होते होते शायद हम 800-900% वॉल्यूम राइज क्रॉस कर जाएंगे। एक मेजर हर्डल 50 डे मूविंग एवरेज का 410 रुपए पे है, अगर वो निकल जाता है, जो कि उम्मीद है कि निकल जाएगा, 438 रुपए तक आराम से पहुंच जाएगा। तो होल्ड करना चाहिए 438 के लिए। और 438 पे पहले एक बार सवाल पूछ लीजिएगा बुक करने से पहले, क्योंकि अगर ब्रेकआउट मिला तो 465 475 तक भी जाएगा, बट 438 पे सवाल पूछ के ही बुक कीजिएगा। ठीक, अभी नई खरीदारी की सलाह है कि नहीं है? आप कर सकते हैं सर, अगर चाहें तो थोड़ा सा एग्रेसिव बेट हो जाएगा। 380 का स्टॉप लॉस है, बट कर सकते हैं। 410 रुपए निकलते से 438 मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक, अविनाश सर जीएसपीएल देखिए सर 5.5-6% ऊपर 290 के आसपास का लेवल, आज इसमें भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कंफर्टेबल होंगे इस तेजी के बाद खरीदारी करने के लिए? हाँ, इनफैक्ट अगर नजरिया आपका 6 से 12 महीना है तो डेफिनेटली खरीदने का मौका है। मैं समझूंगा कि देखिए ऐसे मार्केट में आप एसआईपी अप्रोच यूज करिए, 25-30% पैसा लगाइए और थोड़ा सा मार्केट का मूवमेंट देखने के बाद और थोड़ा पैसा लगाइए, ताकि आपकी एवरेजिंग भी हो जाएगी और क्लियरली आपको एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलेगा। बट डेफिनेटली अगले 6-12 महीने का व्यू पॉजिटिव है। गुजरात गैस पावर में भी आप खरीदारी यहाँ पर गुजरात स्टेट पावर में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। ये फिलहाल जीएसपीएल को लेकर के राय निकल करके आती हुई। गैस पे आप तीनों की कोई पसंदीदा पिक, उसके बाद फर्टिलाइजर पे बात कर लेंगे 2 मिनट में। पहले अंबाला जी आप बताइए, गैस में और कोई कंपनी जिसका नाम आप लेना चाह रही हो, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे जी? अभी तो बहुत गिरा हुआ है भाव से। आईजीएल को एक बार जरूर देख सकते हैं, 160 रुपए के आसपास में है और स्ट्रेटेजिकली बाय करिए। 150-160 की रेंज तक बायर बनो और इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाइएगा इसमें, रादर कि आप ट्रेड करके। एटीजीएल में आप ट्रेड कर सकते हो, इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहे शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही सही। तो 160-50 की रेंज में खरीदिए। 175 रुपए शुड बी द वेरी फर्स्ट टारगेट जो कि हिट हो जाएगा आसानी से, एंड दूसरा टारगेट यहाँ पर 190 रुपए का। तो ये जो मूवमेंट, जो भी क्योस हम लोग देख रहे हैं, जैसे ही थोड़ी सी चीजें सुधरेंगी ये सबसे पहले भागने की तलाश में रहेगा। रही बात इसमें स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ 140 रुपए का ही मेंटेन करना है, या फिर नेट ऐसे भी बोल लीजिए कि 10 या फिर 20 रुपए का ही आपका स्टॉप लॉस है, जिस भी रेंज में आप बाय करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट। और आराम से जो रिस्क रिवॉर्ड है विपुल जी, यहाँ से हमको 20% मिनिमम मिलने की गुंजाइश है। ठीक है। अंशु सर आपका कोई फेवरेट है? कोई गैस में अभी कुछ समझ में आ रहा है या आप अभी दूर रहेंगे? सर देखिए, फूफा जी पे मैं पेटेंट करवा रहा हूँ, दूसरा अदानी ग्रुप पे मेरा पेटेंट होना चाहिए। सर जितनी गालियां मैंने खाई हैं, तो अदानी तो मेरे नाम से, मतलब उनको नाम बदल लेना चाहिए। वैसे भी वो जैन है। तो हमने डिस्कस भी किया था सर कि एटीजीएल में बॉक्स लो टूटा है मंथली चार्ट पे 29 महीने का, और जैसे ही बॉक्स लो रिक्लेम होगा एटीजीएल आपको तुरंत बाय कर लेना चाहिए। तो एटीजीएल में बॉक्स लो आज 521 का रिक्लेम हो रहा है, आराम से एटीजीएल यहाँ से भर के बैठ जाइए। स्टॉप लॉस अगर लेना है, जो कि मैं अदानी ग्रुप में नहीं सजेस्ट करता हूं, बट अगर लेना है तो 500 रुपए का ले लीजिए। पहला टारगेट 580 रुपए का रहेगा, 621 का रहेगा, फिर 720 का रहेगा।
तो टॉप पिक मेरी अदानी ग्रुप में मतलब गैस में अदानी गैस ही रहेगी, और अदानी ग्रुप में अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के बाद अब वापस अदानी टोटल गैस रडार पे आना स्टार्ट हो गया है। चलिए ठीक है, तो ये बात। और अविनाश सर, आपका गैस पे कोई पसंदीदा शेयर? गैस में देखिए, मुझे लगता है कि महानगर गैस एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि अभी सीएनजी के सेल्स बढ़े हैं, ये ऑटो सेक्टर के लिए भी काफी बड़ी मात्रा में अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो महानगर गैस मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे एक सेफ बेट लग सकता है, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है कि इनके लिए एलएनजी की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके पास पूरा कैप्टिव बेस ऑलरेडी डोमेस्टिकली है, तो इनके लिए रॉ मटेरियल को लेके कोई दिक्कत नहीं है। तो महानगर गैस मुझे लगता है करंट लेवल पे कोई अगर खरीदता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। चलिए, ये बात जो है निकल के आई है। अब फटाफट जरा फर्टिलाइजर पे बात कर लेते हैं। फर्टिलाइजर पे जो है अभी सबसे पहले तो बात अंशुल सर आप बता दीजिए, आपसे शुरू करना चाहेंगे, आरसीएफ से ही शुरू करना चाहेंगे। 2 दिन में अच्छी तेजी, पहली आपकी टिप्पणी क्या रहेगी आरसीएफ को लेकर के? मैम, नेशनल फर्टिलाइजर आप निकाल लीजिए तब तक। और अविनाश सर, एक फर्टिलाइजर कंपनी जो है चंबल फर्टिलाइजर पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। जी अंशुल सर। अच्छा, फर्टिलाइजर पे हम रेगुलरली कहते आ रहे हैं, लगभग नवंबर से जब से सवाल आ रहे हैं कि आप मार्च अप्रैल तक का वेट कर लीजिए, सीजन जैसे ही आएगा स्टॉक्स में तेजी आना स्टार्ट हो जाएगी। कल आरसीएफ में तेजी आना स्टार्ट हुई, 4,981% वॉल्यूम राइज है, 50 डे मूविंग एवरेज पे जाके अटका है। जब 131 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो स्टॉक में फिर नेक्स्ट लेग ऑफ रैली 147 तक आएगी। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज प्ले आउट हो चुका है, सेकंड मूवर एडवांटेज 131 के ब्रेकआउट पे बनेगा। तो 131 रुपए का वेट कर लीजिए, 4 रुपए महंगा खरीदिए, 20 रुपए महंगा बिकेगा, सस्ता खरीदने की कोशिश मत कीजिए। 131 निकल जाने दीजिए, आपको और 20 रुपए की अपसाइड मिल जाएगी। और ओवरऑल अगर ये डबल बॉटम वर्कआउट करता है तो इस डबल बॉटम की नेकलाइन 162 रुपए पे है, तो फिर वहां तक भी निकल जाएगा। बट केवल 131 इस लेवल को निकलने का वेट कर लीजिए, उसके बाद बहुत आराम से खरीदिएगा, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा स्टॉक में। अंबाला मैम के पास जाएं उससे पहले जो है अविनाश सर की बातचीत सुन लेते हैं, और क्योंकि सर को थैंक्स भी करना है। सर अविनाश सर, आपका व्यू क्या होगा सर चंबल फर्टिलाइजर को लेकर के? नहीं, चंबल फर्टिलाइजर में मुझे लगता है कि देखिए, लंबी अवधि के लिए अगर कोई खरीदता है तो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि बारिश अच्छी हो चुकी है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनका जो बिजनेस मॉडल है वो दूसरे कंपनी से काफी बेहतर है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा वोलेटाइल पीरियड हो अगर एलएनजी का थोड़ा इम्पैक्ट इनके नंबर्स पे आता है, बट चंबल फर्टिलाइजर्स के अलावा हमको कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स भी काफी पसंद है। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी को निवेश करना है तो 50-50 चंबल और कोरोमंडल में पैसा लगाइए, और मुझे लगता है कि एग्री स्पेस में काफी ग्रोथ आपको अगले 6-12 महीने में मिलेगी। दोनों कंपनीज काफी वेल मैनेज्ड है और अच्छे बिजनेस मॉडल चलाती है, काफी बड़ी कंपनी है, तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी वाइज दोनों में निवेश करके आपको अच्छा पैसा बच सकता है। चलिए, क्या डिस्क्लोजर रहेगा सर आपका अविनाश सर? नहीं, इनफैक्ट विपुल, जो भी शेयर्स हमने आपके आज चैनल पे बताए, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को भी वही शेयर हमने बताए। पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। चलिए, अब अंबाला मैम के पास चलते हैं और थोड़ी देर में हमें जैन भी हमारे साथ जुड़ रहे होंगे। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या रहेगा नेशनल फर्टिलाइजर को लेकर के? जी, एनएफएल 78 के आसपास में, 78-79 की रेंज में इट्स अ बाय। और थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि आप रिस्क 8-13% का नहीं ले सकते, क्योंकि स्टॉप लॉस होगा विपुल जी, जो अभी कल का लो बना हुआ है वो, और वो है आपका 69। तो अगर आप 13% के स्टॉप लॉस से घबरा रहे हो तो यहाँ पर पोजीशन आधा करो, बट इट्स अ बेट लेना चाहिए। और यहाँ पर जो पॉसिबल टारगेट आपके लिए बन सकते हैं, अभी 78 के पास में है, आराम से 85 तो होगा ही, लगभग 94 यानी 85 के आसपास एंड 94 के आसपास आपके ये दो टारगेट आपको इसमें दिख जाएंगे। एंड व्हेन इट्स कम्स टू लाइक परसेंटेज, कितने परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? 20% मुनाफे की बात कर रहे हैं टोटल सेकंड टारगेट तक, और रिस्क यहाँ पर जो हम लेने की बात कर रहे हैं वो लगभग 10% के रिस्क की बात कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से अपनी पोजीशन प्लान करिए। सेकंड टारगेट भी पॉसिबल है, तो फर्स्ट टारगेट पर जब भी आपका प्रॉफिट आ जाए वहां पर आधा बुक करना और सेकंड का वेट भी करना। मैं एटीजीएल में ना एक रिवीजन करना चाहती हूँ। मैंने 570 का टारगेट दिया ना, इसका इंट्राडे सर्किट 566 का है, और आज की डेट में अगर आपको किसी को एटीजीएल बुक करना है तो 566 पे कर लेना, क्योंकि सर्किट फिर वो कल होगा फिर, बट लाइकली है कि अपना सर्किट हिट कर दे आज। तो 566 के पास 566 पे था टोटल गैस का। जरा इंट्राडे चार्ट भी दिखा दीजिए। इंट्राडे के लिए यहाँ पर ट्रेड जो यहाँ पे टारगेट जो दिखाया जा रहा है वो 566 का आज अपर सर्किट लगने की संभावना है। आरसीएफ की जैसे लक्ष्य को मिल सकती है, ये मतलब
मानना है यहाँ पर अंबाला जी का, तो यहाँ पर भी रखें अदानी टोटल गैस पे। कई लोगों की राय, अंशुल जी की पॉजिटिव, अंबाला जी पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव हैं, तो फिर मतलब ठीक है, आप भी पॉजिटिव हो जाइए। अपने पर्सनल एडवाइज़र की सलाह अवश्य ले लीजिएगा। 14% के आसपास की तेज़ी अदानी टोटल गैस में देखने को मिल रही है। चलिए, अमित जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाह अमित जी, बहुत बहुत स्वागत। पिछले हफ्ते बहुत मिस किया आपको सर, इतनी तबाही चल रही है दुनिया भर में, आप थे ही नहीं यहाँ पर। आपसे मार्केट का व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले कोरोमंडल के लेवल आपसे समझना चाहेंगे। अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे अविनाश जी के साथ, जरा कोरोमंडल के लेवल बताइए, अगर आपको मिल जाता है शेयर। ये कोरोमंडल इंटरनेशनल आज 1.25% नीचे है, लेकिन बाकी फर्टिलाइजर में तेजी है, क्या राय रहेगी आपकी? सर पहले तो बाजार का व्यू दे देता हूँ। जी, बाजार का मैं चाह रहा था सर, इस सेगमेंट को समाप्त करके मैं आपको आपके पास आऊँ, क्योंकि एक सेगमेंट चल रहा था तो वो मैं आपसे ले लेता हूँ सर। लेकिन पहले जरा अगर आप COROMANDEL कोरोमंडल इंटरनेशनल पे अगर आप खाली लेवल्स बता दे तो। सर COROMANDEL मिला क्या? कोरोमंडल इंटरनेशनल। जी 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 जी। सर एक्यूमुलेशन जोन पर लगता है बाजार, जब तक ये 22 एक पुलबैक पॉसिबल है 2120 रुपए तक का। इनफैक्ट कल भी आया था 2120 रुपए का पुलबैक। मुझे लगता है वो कटने के बाद ही कोई स्ट्रेंथ ट्रिगर होगी, वरना ये थोड़ा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रखकर कुछ महीनों में एक बार के लिए 1850 और 1620 तक टेस्ट हो सकता है। फ्रेश तेजी करनी है तो वीकली क्लोजिंग 2200 रुपए के ऊपर आए तब फ्रेश तेजी करनी चाहिए, वरना टूट रहा है, थोड़ा और टूटने का इंतजार करना है। ठीक, ये बात यहाँ पर। चलिए अब अंशु सर आप बताइए सर, फर्टिलाइजर में कोई फेवरेट पिक है क्या आपकी? मतलब रैली कल तो आ चुकी है एक, क्या अभी भी कुछ है गुंजाइश कहीं पर, नेशनल, चंबल, कहीं पर भी? अच्छा देखिए, दो ही स्टॉक रडार पे हैं। एक फैक्ट, लेकिन यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया 860 पे, और दूसरा RCF। तो मैं दोनों में से RCF को प्रेफर बेट मानूंगा, बट 131 निकलने के बाद तो मेरे टॉपिक में RCF ही रहेगा 131 निकलने के बाद। ठीक, आपकी टॉपिक में RCF रहेगा, ठीक है सर। लेकिन जरा फैक्ट के लेवल्स बता दीजिए जिनके पास होगा, ताकि हमने बातचीत भी कही और उनको कुछ मिल ना पाए तो ये ठीक नहीं है। जिनके पास है ऑलरेडी, नहीं खरीदारी तो आप नहीं कह रहे, तो वो क्या करें अभी फैक्ट में? अगर आपके पास है पहले से, तो कल 5000% वॉल्यूम राइज था 8.2 मिलियन का। आज भी वॉल्यूम राइज 1800% हो चुका है। हालांकि रेजिस्टेंस हिट किया है 856 859 का, लेकिन किसी तरह का रिएक्शन नहीं है। तो फ्रेश बाई तो नहीं है, लेकिन है अगर आपके पास तो आपको होल्ड करना चाहिए। आपको एक बार 923 रुपए और 923 के ऊपर 952 रुपए, ये दो लेवल मिल सकते हैं। तो फ्रेश बाई की सलाह तो नहीं है, लेकिन होल्ड करना चाहिए। चलिए स्पीच जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं। बाला मैम, सिर्फ लेवल के साथ बताइए कि कोई फेवरेट RCF के अलावा कोई है आपका फर्टिलाइजर में? अभी एक बचा था, वो मैंने मेरे लिए खरीद लिया है, पारादीप। वाह वाह वाह, बहुत शानदार। ये काम आप बहुत बढ़िया करती हैं कि मतलब जहाँ चलिए, बहुत शानदार। देखिए, अपना भी तो मतलब सबका भला हो, अच्छी बात है। मतलब सबके भले होते होते हम पीछे नहीं छूटने चाहिए, तो इसलिए कहीं पर कुछ अगर अपॉर्चुनिटी हो तो अपने लिए थोड़ा सा, मतलब बहुत सारे स्टॉक है ना, ऐसा तो नहीं है कि चलिए इसका लेवल मैं बिल्कुल पैराडिप का, चूंकि अगले सेगमेंट पे जाना है, अमित सर से पूछ लेता हूँ। अमित सर, लेवल्स आप बता दीजिए, क्योंकि मैम अब अभी खरीदा है इन्होंने, ये बता नहीं सकती हैं। आज भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ PARADEEP पैराडिप फॉस्फेट, जरा देखिए 111 पे चल रहा है, 111 पे 0.3% की तेजी। अभी अगर खरीदें तो क्या करना चाहिए? सर पैराडिप फास्ट कौन सा शेयर बोले सर? हाँ यही पैराडीप फॉस्फेट जो स्क्रीन पर है अभी। जी जी विपुल जी, ये इसमें बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी तो लग रही है, लेकिन रिवर्सल की पॉसिबिलिटी अभी नहीं लग रही है। बाउंस बैक आ सकता है इसमें 116 रुपए और 124 रुपए तक का। किसी को बाय करना है तो 104 रुपए 70 पैसे के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ा पोटेंशियल नहीं लग रहा है इमीडिएटली। बाजार कंसोलिडेट करेगा मुझे लगता है, और लोअर लेवल पे मिलेगा बाजार आगे, यानी थोड़ा लेट मिलेगा, क्योंकि अभी तो पुलबैक जोन पर है। अल्टीमेट देखिए, अभी इसने लो पोस्ट किया 100 रुपए 60 पैसे का। इसके नीचे की कभी क्लोजिंग आती है तो ये करीब करीब मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम पर 97 के आसपास, 93 के आसपास भी मिल सकता है। तो यहाँ पर अग्रेसिव बाइंग नहीं करना है। लोअर लेवल में मुझे लगता है 100 रुपए 103 रुपए के आसपास मिलना चाहिए। वहां पर शॉर्ट टर्म ट्रेड बना सकते हैं 116 रुपए और 120 रुपए के टारगेट के लिए।
ठीक, चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर करेंगे समाप्त और अगले सेगमेंट की करते हैं तैयारी। लेकिन उससे पहले अमित सर की बाजार पर टिप्पणी ले लेते हैं। जी सर, अब आप जो है बाजार पर अपनी टिप्पणी दीजिए सर। विपुल जी देखिए, आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है और अगले हफ्ते एफओएमसी मीटिंग होगी और इसी महीने हमारा मंथ एंड भी है, जहां ईयर एंड भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 31 मार्च के पहले बढ़ने की पॉसिबिलिटी कम है। मैं एक ब्रेकआउट जोन दे देता हूँ 24,730 का। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती निफ्टी तब तक इससे अपेक्षाएं नहीं रखनी है। लोअर साइड में अगर कोई बैड न्यूज आती है, बैड डेटाज आते हैं, तो हो सकता है हम एक बार 23,400 का लेवल टेस्ट करें। हालांकि अभी डेली चार्ट पैटर्न में बाजार अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो ओवरसोल्ड कल तक था, बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था, आया, वो डेड कैट बाउंस है। तो अभी अगर यहाँ पर मान ले रहे हैं तो थोड़ा सा लंबे नजरिए के हिसाब से ही मान लीजिएगा और गिरावट को भी माल एक्यूमुलेट करके लंबे समय की अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहना है, इस पर्पज से जाइएगा मार्केट। और अगर आप कहीं टेक्निकल सेटअप के बेस पे कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका मुनाफा तुरंत लेते रहिए। 24,730 के ऊपर तेज, वरना 23,400 तक बाजार हो सकता है होपफुली गिर जाए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है बाजार को लेकर के। और अब जो है फटाफट रुख करते हैं अगले सेगमेंट की तरफ और इसमें अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेके। हालांकि आज के कई सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो है जो आज गूगल में थे वो हमने कवर किए, फर्टिलाइज़र वगैरह के साथ साथ और ये गैस वगैरह को लेकर के काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन शुरू करते हैं। सर जरा देखिए, अंबाला मैम की टिप्पणी तो आ गई है इस पर। पहला शेयर सर हैप्पीएस्ट माइंड से शुरू करते हैं। क्या व्यू है 11% की तेजी के बाद? आज के ये भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है, 445 के आसपास ट्रेड करता हुआ। क्या व्यू रहेगा आपका इस पर? बिल्कुल जी, मुझसे पूछ रहे हैं? अंशुल जी से। सर देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड में कल भी वॉल्यूम राइज रहा है लगभग 2500%। आज 3000% वॉल्यूम राइज है। 50% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का जो 188 दिन में आया है 50.5% का, उसका 50% रिट्रेसमेंट 472 पे है। तो 472 तक की अपसाइड बन सकती है और 472 निकलता है तो फिर ऊपर में 522 तक निकल सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, 382 पार करने के बाद से मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बाई दिया हुआ है, तो बहुत सारे लोग लॉन्ग हो सकते हैं, क्लाइंट्स भी लॉन्ग हो सकते हैं। 472 और 519 ये दो टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है वो अंबाला मैम से लेते हैं। और अंबाला मैम, आपके लिए जो आज एक शेयर जिसमें कि आज हम देख रहे हैं कि अच्छी मोमेंटम, जिस पर हम लोग कल बात कर रहे थे, ये जो एसी वाली कंपनियां हैं ना, उनमें अच्छा मोमेंटम है क्योंकि कल से गर्मी आनी बढ़ती हुई दिखाई दी। कल हम लोग बातचीत भी कर रहे थे। ब्लू स्टार आप देखिए जरा, 2000 के आसपास आ गया, 1966। अभी भी अपॉर्चुनिटी है क्या? और सर आप तब तक वोल्टास कवर कर लीजिएगा। ट्रेंड में ब्लू स्टार है लेकिन वोल्टास दोनों एक जैसी कंपनियां, तो मैं चाहूँगा अमित जी आप वोल्टास भी कवर कर लें। बताइए पहले हमारा मैम आप। थैंक यू। ब्लू स्टार 1600 के भाव से हम लोग हैं बिल्कुल जी। और चलिए मतलब 1600 पुराना है वो प्राइस, लेकिन 1650-1600 की रेंज से हम लोग हैं ब्लू स्टार में। और अभी भी जो सिचुएशन बदली है उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट बेट अभी भी हो सकती है। मतलब अगर आप आज खरीदे तो आप इस स्टॉक को कम से कम अगस्त मंथ के व्यू तक भी अगर आप इसको रखना चाहें तो आप रख के चल सकते हैं। और रही बात खरीदना, करंट प्राइस पर भी खरीद सकते हैं। मेरा व्यू, मैं इसको इन्वेस्टर के टॉप तरीके से देख रही हूँ, तो इसमें एक उसी तरह से आप इसमें अपनी पोजीशन प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस बार आपको कम रखना चाहिए। मैंने जो 1600 की बात की थी, हमने मई में खरीदा था ये, मतलब पिछली बार 25 में। तो अभी भी इसमें एक इन्वेस्टर के तौर पर आप बने रह सकते हैं। नहीं खरीदा है तो खरीद सकते हैं, बिकॉज योर स्टॉप लॉस इज रिड्यूस्ड नाउ अप टू 1780 का ही स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। वेयर इट, जो आपको टारगेट अगर आप आज खरीद रहे हैं तो 2100 आपके लिए रिवाइज टारगेट है। अब आप इसको 2100 पहला टारगेट मानिए और लगभग 2300। गर्मियां आने के बाद नहीं चलते ये स्टॉक, आ सकती है, अच्छी गर्मी आ सकती है, उसके प्रोजेक्शन में चलते हैं एडवांस में, तो प्राइस पहले एक्ट करेगा। तो इसलिए आप इनमें अपनी पोजीशन जो है, अभी भी एक मौका और है, इसके बाद फिर ये कूल ऑफ होना शुरू होंगे। तो अब यहाँ पर 1962-1960 की रेंज में फ्रेश लॉन्ग फिर से की जा सकती है विद अ व्यू कि हमको अगस्त मंथ तक की होल्डिंग करनी पड़ सकती है। हाउएवर टाइम कम लगेगा, चांसेस ये हैं कि मई तक ही आपके टारगेट आ जाएंगे। ये बात जो है निकल करके आई है यहाँ पर ब्लू स्टार को लेकर के। सर जरा अमित सर आप वोल्टास देख लीजिए।
सर ये जो एसी वाले या फिर जो कंज्यूमर ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं, स्पेशली अभी तो ये एक्चुअली पहले लग्जरी गुड्स हुआ करते थे, अभी ये नेसेसरी गुड्स हो चुके हैं। इनको एक्यूमुलेट करने का टाइम जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास होता है। यहाँ पर अभी सबको पता है कि अगर गर्मी आ रही है तो एसी की डिमांड बढ़ेगी, एसी की डिमांड बढ़ेगी तो एसी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि ये देखिए ऑलरेडी 1400 अभी इसने एक्यूमुलेट किया 1270 के आसपास से, आज हम इसका 1470 रुपए का भाव देख रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है विपुल जी वापस से एक साइकिल में हमें 1380 के आसपास मिल सकता है। लंबी अवधि के लिए कम से कम 2.5 से 3 साल होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है 2300 के पार भी दिख सकता है वोल्टास। जैसा मैंने कहा कि पहले लग्जरी गुड्स हुआ करते थे, अब ये नेसेसरी गुड्स हो गए, तो आपका इन्वेस्टमेंट का एक पोर्शन इस सेगमेंट में होना ही चाहिए, जैसे ऑटो सेक्टर में हम कंसीडर करते हैं। बिल्कुल, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सबके बीच में अंशुल सर, जल जीवन मिशन को लेकर के टिप्पणी आई, आपने भी देखी होगी, 2028 तक इसे बढ़ा दिया गया। अंबाला मैम बहुत मुस्कुरा रही है। शक्ति पंप खरीदा है ना मैंने, हाँ, बताया था ना वही 2-4 दिन पहले। बहुत शानदार। तो मेरा सवाल और उसी पे मैंने था, सिंपली भी आज के खरीदा अगर है। आप गूगल ट्रेंड देखेंगे तो ये शुरू में ही ट्रेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका फायदा जो है इन कंपनियों को मिलेगा। शक्ति पंप पे आपका व्यू क्या होगा सर? अंशु सर। शक्ति पंप स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ स्टार्ट करूंगा। सुबह मीडिया चैनल पे बाई दिया हुआ है, लगभग 560 के आसपास से बहुत सारे लोग लॉन्ग हो सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। ऊपर में एक गैप छूटा हुआ है सर, गैप का अपर एंड है 590 जो पहला टारगेट है, और 590 निकलता है तो पूरी तरीके से गैप फिल करने के लिए जाएगा 636 रुपए तक। तो 590 और 636 तक का टारगेट रहेगा। दूसरा, मैडम बड़ी स्ट्रिक्ट टीचर है, बट अब आदत से मजबूर, मतलब कुत्ते की पूंछ 12 बरस उसमें पोंगड़ी में डालिए तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। तो अब वो निकल ही आया है और बड़ी देर से मैं दबा रहा हूँ, तो मैं पे बोल ही दूं मैडम शक्ति पंप खरीदिए, हम लोग को नहीं खरीदवाई। तो वही हाल हो गया ना, भगवान सबका भला करे, बस शुरुआत मुझसे करे। तो वो मुझसे जोड़ लें थोड़ा सा, हम लोग चलते रहेंगे। वही तो मतलब बताइए, मतलब जो है चलिए। लेकिन शक्ति पंप पे मैम आपने पहले ही टिप्पणी कर दी, तो मैं चाहूँगा एक जरा वीनस पाइप या एस्ट्रल वगैरह में देखिए, यहाँ पे अभी 3-4% की तेज़ी जरूर है, पर ये जो खबर है इनका फ़ायदा इनको भी मिलेगा, इनमें भी अच्छी तेज़ी है। पर क्या ये तेज़ी अब कैरी फॉरवर्ड होकर के यहाँ तक की तेज़ी 10-15% की रैली हो सकती है क्या? इसके अगर हम गूगल के चार्ट दिखा दें ज़्यादा बेहतर शायद दिखाई दे। लेकिन एस्ट्रल और वीनस पाइप में से कोई एक आप ले लीजिए, और एक मैं चाहूँगा कि अमित सर से डिस्कस कर लो जी। तो एज यू विश, मतलब बस फटाफट मैम कोई भी ले लीजिए जी, जो सामने खुल गया जी। अच्छा, एस्ट्रल है, लेकिन मैं ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एस्ट्रल में भी डिस्क्लोजर है विपुल जी, हमारे मेंबर्स के पास से 1400 के 1400 के भाव से पहले से है। सो दिस इज अ डिस्क्लोजर, और हमने खरीदा था इसको भी 2 महीने पहले ही। नाउ कमिंग बैक, इसमें जो पॉसिबल और टारगेट्स है, अच्छा लगता है ये बोल के वैसे, इसमें जो पॉसिबल टारगेट्स हैं वो 1800 से लेकर के लगभग 2000 की मैं एक्सपेक्टेशन लेकर के चल रही हूँ, एंड अचीवेबल टारगेट्स है। तो अब आपको करना क्या चाहिए कि जो भी आपकी पोजीशन आप प्लान कर रहे हो, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, शॉर्ट में ही बता रही हूँ बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस, कि 25% अभी 2 महीने के अंदर में चढ़ा ही है स्टॉक। तो इसका नेचर उतना वाइल्ड नहीं है, चलेगा थोड़ा सा रुक करके। तो आपको अब करना क्या चाहिए कि आपका स्टॉप, अगर आप आज खरीद रहे हैं, खरीदना तो चाहिए, लेकिन अगर आप आज खरीद रहे हैं 50% एक्सपोजर से ही खरीदिए, क्योंकि रिस्क थोड़ा ज्यादा हो गया है। नाउ आपका स्टॉप लॉस आपको 1500 पर मेंटेन करना पड़ेगा, जबकि आपका पहला टारगेट आ रहा है 1800 पर। इसके बाद ये 2100 जाएगा, लेकिन क्योंकि पहला टारगेट छोटा है इसलिए यहाँ पर अपना 50% एक्सपोजर आप रखिएगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये बात है। अभी अगर खरीदें तो स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? थोड़ा बड़ा है, 1500 पर है, इसीलिए मैंने 50% एक्सपोजर सजेस्ट किया है कि टारगेट तो आएगा बट आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना, आपको ज्यादा रिस्क ना हो जाए, इसलिए 1500 पर मेंटेन करिए। हाँ, वीनस पाइप्स सर, जरा ये इस खबर का असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है अमित सर। 3-3.25% ऊपर है, हालांकि ऊपर से थोड़ा हल्का हो रहा है, बाजार भी हल्का हो रहा है, लेकिन फिर भी 1036 का लेवल देखने को मिल रहा है। नई एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या? नहीं विपुल जी, 910 रुपए के आसपास कभी भी हफ्ता 10 दिन 15 दिन में मिले तो वहां पर लिया जा सकता है। अच्छा स्टॉक है, टेक्निकल सेटअप भी अच्छा है, लेकिन 1200 रुपए के आसपास एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए।
तो 910 के आसपास मिले तो वहां पर 890 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय करिए। रिस्क रिवॉर्ड वहां से बेहतरीन होता है 1200 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। अच्छा, कुछ एक पावर कंपनियां जिस पे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं उनमें हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़ासतौर से छोटे शेयरों पे भी हम बातचीत करेंगे, वो थंब में बड़े काम आते हैं। लेकिन इस बीच जरा सीजी पावर को लेकर के व्यू जानना चाहेंगे। आपने भी बात की थी इस पर, अंशुल जी ने भी, अंबाला जी ने भी, और दोनों के लक्ष्य लगभग दोनों के लक्ष्य पूरे हो गए। सीजी पावर पे अभी अंशुल जी आपकी टिप्पणी क्या होगी? अब यहाँ पे नई खरीदारी के लिए कोई गुंजाइश है क्या? 8% की रैली एक महीने में रही है, सीजी पावर पे क्या व्यू रहेगा आपका? नहीं सर, नई खरीदारी के लिए तो कोई व्यू नहीं रहेगा। पुरानी पोजीशन में थोड़ा सा पील आउट करके बाकी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में आपको करीब करीब 780-85 मिल सकता है, बट थोड़ा करके पोजीशन पील आउट करना स्टार्ट करते जान। 20% हर 10 रुपए में बुक करते चलिए। 785 जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, बट फ्रेश बाइंग के लिए अभी कोई स्कोप, कोई जगह नहीं बची है। ठीक, अभी नई खरीदारी की सलाह यहाँ पर नहीं है। मैम 3 दिन से लगातार हमारी कवरेज में है, फिर से एक बार के लिए, क्योंकि ये अभी तक 37 के नीचे नहीं गया है। सुजलॉन पे देखिए ना, ये क्या करना चाहिए? समझ ही आ गया। हाँ आपने 37 बोला तो समझ ही गई। बस बताइए। इस पर जो है ना क्वेरीज काफ़ी रहती है, लोग अब डेली अपडेट चाहते हैं, तो ठीक है, हम लोग भी दर्शकों के लिए काम कर रहे हैं। तो इसमें अभी क्या करना चाहिए? ये मतलब दर्शकों की तरफ से 2-3 छोटे शेयर हैं, मैं उसको थोड़ा सा इसी कवरेज में ट्रेंडिंग वाले में ही डाल देते हैं। जी मैम। 42 रुपए पर एवरेज और बाय मुझे ठीक ही लग रहा था, और अभी 41 रुपए 58 पैसे पर है। मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पर 37 रुपीज का। सो अब आपको डिसीजन लेना है कि अगर आप 37 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, तो बाय है, अदरवाइज दूरी बनाओ। लेकिन फंडामेंटली गुड कंपनी है विपुल जी, और जिस तरह से क्रूड वगैरह हम सब देख रहे हैं ना, तो जितने भी अदर देन क्रूड के सब्स्टिट्यूट ऑफ एनर्जी बन सकते हैं उन सब पर फोकस आएगा, तो इसमें से एक है ये। आप खरीदे तो फिर क्या 44 का टारगेट बताया था आपने उस समय? अब तो कुछ बढ़ाएंगे, क्योंकि अब तो नहीं, ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। 10% प्रॉफिट इज लाइक मोर देन 10 to 12%। तो 44 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा टारगेट आपका बेशक बड़ा रख सकते हैं। 10% का हुआ, 42 पे 10% का हुआ। अगर 42 पे आज खरीद रहे हैं, 44 नहीं 42 पे, मैम अगर 41-42 पे खरीद रहे हैं तो 4 रुपए ऊपर हुआ ना 10%। ठीक है, कितना हो रहा है? लेट मी काउंट। 5% हो रहा है, चलो, बट टारगेट हम चेंज नहीं कर सकते। 44, ठीक है, अभी कर सकते हैं। 44 इज द फर्स्ट टारगेट। इसके बाद 52 रुपए के लिए आपको ट्रेलिंग करना है, दैट वाज द व्यू। चलिए, टारगेट पहला 44 ही है। और एक दो मतलब फिर से थोड़ी सी जान आई है ना, ये जितने ऐसे 13-14 रुपए वाले शेयर हैं, जेपी पावर कल थोड़ी सी पावर चलने लगता है, तो ये छोटे छोटे वालों में भी जान आने लगती है। अमित सर देखिए, कुछ है क्या कोई गुंजाइश? हालांकि इसका कोई, जब तक ये अदानी वाली खबर क्लैरिटी नहीं आती, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता, ये ऐसे ही मरा हुआ है। एक महीने में 10% 11% टूटा है, तो ये जो 13-14 रुपए के आसपास चल रहा है, कुछ कोशिश करनी चाहिए छूने की, या अवॉइड करें? सर सुजलॉन की अगर मैं बात करूं ना, तो 42 रुपए 65 पैसे का एक ट्रेंड लाइन सेटअप था जो कट चुका है, और मैं कंटिन्यू 33-34 रुपए के टारगेट दे रहा हूं सुजलॉन के। यहाँ पर मैडम और मेरा व्यू हमेशा डिफरेंट रहा है। तो 42 रुपए 65 पैसे के ऊपर निकलता है, रुकता है, टिकता है, क्लोज होता है, तब सुजलॉन में 44 रुपए के टारगेट देख सकते हैं। वरना हो सकता है 36 रुपए 80 पैसे और 33 रुपए जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आने वाले टाइम पर दिख जाए। जेपी की बात कर, जेपी पूछना चाहते हैं सर। जेपी पावर मैंने कहा था कि सर जरा इस पर मैं आपकी राय जानना इसलिए चाह रहा था। कल भी यहाँ पर एक रिकवरी थी और अभी भी है, तो इसमें बहुत सारे लोग सस्ते शेयर में थोड़े से इंटरेस्टेड रहते हैं, तो हमने अपने इसमें शामिल किया हुआ है। आपका व्यू क्या रहेगा? सर जेपी पावर मुझे तो नहीं लगता सर एंट्री करना चाहिए। इसमें भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, और ये मेरे को ऐसा लगता है एक एंट्री पॉइंट बनेगा विपुल जी 11 रुपए 25 पैसे के आसपास, और दूसरा एंट्री पॉइंट बनेगा 9 रुपए 35 पैसे के आसपास। तो करंट मार्केट प्राइस में तो नहीं, लेकिन हाँ ये जो दो लेवल्स हैं 11 रुपए 80 पैसे 90 पैसे के आसपास, और 9 रुपए 40 पैसे से 60 रुपए के बीच में एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। वहां से बाउंस बैक मिल सकता है हमें 15 रुपए का। तो करंट मार्केट प्राइस में एंट्री ना करके नेगोशिएट करिए, वेट करिए, बाजार से बाहर बैठकर बाजार को वॉच करेंगे तो ज्यादा फायदा हो सकता है। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेके आते हैं जिस पर सभी लोग सहमत थे
सकारात्मक व्यू और धीरे धीरे करके ये लगातार बीते कुछ दिनों में मजबूती दिखा रहा है। आज ऊपर से थोड़ा हल्का होता हुआ टाटा पावर 385 का लेवल। अंशुल सर सो गए क्या? नहीं, जग रहे हैं। तो आप बड़े सुस्त लग रहे हैं सर, आज क्या बात है? मतलब आपकी ऊर्जा कहाँ चली गई आज? सर मेरी ऊर्जा, आपको पता है मैं हमेशा सार्केस्टिक मूड में रहता हूँ, तो ना हल्दर जी हैं ना रचित खंडेलवाल हैं, तो वो एनर्जी आ नहीं रही। हाँ, लेकिन फिर वही डर लगता है ना कि बुरा ना लग जाए। जैन साहब की हेयर स्टाइल देख के फिर बोलने का मन कर रहा है कि कान के ऊपर के बाल कटवाएं, लेकिन सामने के बाल वैसे ही फूफा जी के जैसे ही रखे हुए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार जी। हाँ, तो टाटा पावर सर आपके लिए अंशुल जी। बिल्कुल जी कह रहे हैं कि हम सब बोर हैं। हाँ, क्या करें? हम सब बोरिंग लोग हैं, कह रहे हैं डायरेक्टली। हाँ, मतलब ये तो बात गलत है। मतलब जो अब आपके लिए मतलब ये अंशुल जी को खुश करने के लिए मतलब बैठाना पड़ेगा एक आदमी को। क्षमा चाहूंगा सर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये मतलब मेरी बातों से आपको लग रहा है कि आप बोर है, मेरे को डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कहीं सरकास्टिकली मैं कुछ बोल दूं आपको बुरा लग जाए। अभी जैसे रचित की मैंने आएगी कल बोनस पे बात हुई रचित से, मजाक में मैंने पूछा रिलायंस बेच के आटा खरीद लूं, बोला हाँ रिलायंस बेच के आटा खरीद लो, इस समय वो ज्यादा जरूरी है, युद्ध का माहौल है। सुबह टीवी पे बैठ के रिलायंस बाई दे रहे हैं, तो तो वही डर लगता है कौन बुरा मान जाए, किसको अच्छा लगे। तो इसलिए भाई जिससे पहले किया हुआ है मजाक उसी से करना चाहिए। तो आपको नहीं बुरा लगता है तो आपको भी खींच लिया करेंगे उसी में। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बाजार बुरा नहीं लगवा पाया सर, अपन दूसरे लोग क्या ही बुरा लगवाएंगे। वाह, तो अब पावर 385.40, इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए। एक क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाए, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बन जाएगा, 416.75 का टारगेट खुल जाएगा। तो आज वेट करना है, अगर लेना है तो ले भी सकते हैं, थोड़ा वेट करना है वेट भी कर सकते हैं, बट मेरे लिए पर्सनली 385.4 यानी राउंड फिगर 386 पकड़ लीजिए। 386 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज आता है, क्योंकि वॉल्यूम राइज भी 124% हो चुका है, शाम होते होते 250-300% हो जाना चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्लोजिंग में रिव्यू करूंगा, 386 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो वीकली पे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, 416.75 इसका टारगेट होगा। 416.75 बड़े डबल बॉटम का जो कि 50 हफ्ते से बन रहा है, इसका ब्रेकआउट होगा, ऑल टाइम हाई का टारगेट होगा। तो अगर आप ट्रेडर हैं, आज 386 के ऊपर क्लोजिंग पे ले रहे हैं तो 416 का टारगेट लगाइए। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आज 386 का ब्रेकआउट बाई कर रहे हैं तो ऑल टाइम हाई का टारगेट लगा लीजिए। तो इन्वेस्टर है या ट्रेडर, इस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। ठीक सर, ये बात है टाटा पावर को लेकर के। अच्छा, एक शेयर जो कल भी में से मिस हो गया, वो पीएसयू में डिस्कस करेंगे सोच करके, फिर वो बाद में समय नहीं बचता है। जेएनके बैंक कल भी अच्छी तेजी, आज भी अच्छी तेजी, और अब ये 125 का लेवल जो है वो क्रॉस कर रहा है। क्या इस रैली के बाद कोई मौका बनता है? अंबाला जी आप बताइए, या फिर कुछ कह रहे हैं अंशुल सर आप? जेएनके बैंक कल अपन ने डिस्कस भी किया था, कल आप शायद बोल रहे हैं, कल 116 रुपए में जेएनके बैंक अपन आपने कहीं और कर लिया सर? आपके इधर नहीं हुआ? नहीं, फिर आप सर बहुत बड़े आदमी हैं, जगह जगह घूमते रहते हैं, तो मैंने नहीं किया था। सुबह भी एक जगह बुक प्रॉफिट दिया हूँ, अभी भी आपके में, मेरे को याद है आपके में डिस्कस हुआ है। मिस हो गया होगा सर, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने रखा था, मतलब ये सोच के रखा था इसको डिस्कस करना है, फिर वो ये हुआ कि अभी पीएसयू में डिस्कस कर लेंगे, वो मिस हो गया। या हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गया हो, लेकिन अभी के लिए अंबाला मैम क्या करना चाहिए? बाय। चलिए, और जो टारगेट है 125 पर अभी आप बाय कर रहे हो, आपके लिए टारगेट 132 पहला है और 150 रुपए का दूसरा टारगेट है, एंड लाइकली है कि हिट हो जाएंगे। और दूसरा आपका स्टॉप लॉस जो यहाँ पर मेंटेन करना है, 125 पे खरीद रहे हो, नॉन नेगोशिएबल, विदाउट वेनिंग 110 पे स्टॉप लॉस रखना। 110 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए मैम। टारगेट मुझे लगता है टारगेट जस्टिफाई नहीं रहेगा विपुल जी, 135 रुपए का बेयर मिनिमम टारगेट एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि आप रिस्क 15 पॉइंट ले रहे हो, तो 10 रुपए का एक मिनिमम टारगेट 135 आएगा, तो वहां बुक मत करना, आप वहां पर ट्रेलिंग करना अपनी कॉस्ट के पास में, यानी 125 पर, सो दैट आपको 150 मिल जाए। तो अब ये आपको एक फेवरेबल ट्रेड बन जाएगा और 150 पॉसिबल है।
150 यहाँ पॉसिबल है, 125 के आसपास चल रहा है, 132, 150, 132, 135, 35 था शायद, 35 है ना, हाँ 135 का टारगेट यहाँ पे पहला है। उसके बाद अभी बुक मत कीजिएगा, लेकिन मैम का मानना है 150 तक जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग पोजीशन अगर है तो आधी पोजीशन बुक कर लीजिए ताकि आपका मुनाफा जो है वो सुरक्षित रहे। ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है जे.एन.के बैंक को लेकर के। अभी भी खरीद सकते हैं, 3.5-4% की तेजी जे.एन.के बैंक को लेकर के यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर, लेकिन अगली बातचीत करें, लेकिन उससे पहले जरा थंब दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। गैस एंड फर्टिलाइजर को लेकर के जारी रहेगी धुआंधार रफ्तार। जी हाँ, कौन कौन से शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, पूरी डिटेल में हुई है बातचीत। अदानी टोटल गैस, गुजरात गैस, जीएसपीएल, आईजीएल, आरसीएफ, चंबल फर्टिलाइजर, कोरमंडल, एनएफएल, फैक्ट, प्रदीप फॉस्फेट, पैराडीप फॉस्फेट, माफ कीजिएगा, वो प्रदीप जी बुरा मान जाते हैं। इन सबको लेकर के बातचीत हुई है। जितने शेयर हैं उतने ही हमारे साथ जो है एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। 4 लोगों ने मिलकर राय दी है। चाहिए देखिए, समझिए और अपनी टिप्पणियां देते रहिए। इसको हमने कर दिया अपलोड आप लोगों के लिए, और ये जो अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं ये अभी आपको मिल जाएगी 11:30 बजे। तो फिलहाल के लिए जे.एन.के बैंक के बाद चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, अगर कहीं कोई ट्रेड होगा तो अवश्य बताइएगा। एक जो है गॉडफ्रे फिलिप, देखिए जरा क्या करना चाहिए। गॉडफ्रे फिलिप में रह करके रिकवरी आती है, फिर चली जाती है। जरा देखिए क्या अभी यहाँ पर कोई संभावनाएं हैं क्या, अभी करंट लेवल पे कुछ किया जा सकता है क्या? विपुल जी, एक चीज नोटिस कर रहा था, थंबनेल में आप और अविनाश जी ही पहचान में आते हैं, बाकी लोग पहचान में नहीं आते। सर, ये एक तो आप लोगों ने रूप रंग बदल रखे। एक बंदा क्लीन शेव रहता है, उन्होंने दाढ़ी वाली फोटो रखी है अपनी, सर मैंने तो अपनी नई फोटो आपने अपनी दाढ़ी रखी है, वो आपने हमको क्लीन शेव की फोटो रखी हुई दे दी हुई है। सर मैंने अपनी नई फोटो भेजी हुई है। अच्छा, मुझे पता नहीं होगा, मैं अभी एक बार दोबारा चेक करके, कल से आप देखिए, मतलब जो है ये मुझे ही बड़ा वो लगता है। अंशुल जी, आप भी जो है ना, जो अपनी एक नई तस्वीर भेज दीजिए सर। ये दाढ़ी वाड़ी वाली आपने रखी हुई है, और ये अम्बाला मैम की शक्ल पहचान में आ रही है बिल्कुल। और सर, आप फ्रेंच रख रहे हो तो आप नई फोटो आपकी लगाई जाएगी कल से, ठीक है? तो ये बात है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक सबका टाइम हो गया अंशुल जी का, लेकिन जाने से पहले एक टिप्पणी और ले लेते हैं उनसे। सर, वो बात हो गई थी आपकी नहीं हाँ। सर, 1935 रुपए के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक ये बाउंस बैक के रूप में 2265 रुपए तक आ सकता है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है यहाँ से, लेकिन अगर 2060-70 के आसपास मिले तो बाय करना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1930 रुपए का, टारगेट स्ट्रिक्ट 2250 रुपए के। 2250 रुपए के ऊपर 55 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आती है, तब हम इसको 2490 रुपए तक बढ़ते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी लॉन्ग करते हैं तो 1930 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, क्योंकि अगर किसी दिन 1930 रुपए कट गया तो 1720 रुपए आने में टाइम नहीं लगेगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। जाने से पहले सर जरा जियो फाइनेंस देखिए, ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 242 का लेवल। अंशुल जी, आपका व्यू क्या होगा जियो फाइनेंशियल को लेकर के? जियो फाइनेंस अब एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए सर। 320 रुपए पे जून से हम अवॉइड के मोड में बैठे थे। परसों की कैंडल, कल की कैंडल और आज की फॉलो थ्रू कैंडल और कल का वॉल्यूम, ये अब प्रॉम्प्ट कर रहा है कि जियो इन्वेस्टर्स को अब एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसमें एक लास्ट गैप छूटा हुआ था अप्रैल 1st और 2nd वीक में, उसी को फिल करने नीचे आना था, इसलिए हम 320 से अवॉइड मोड पे बैठे थे। अब जाके वो गैप फिल हुआ है, और वीकली पे अब तक जो कैंडल है वो हैमर की है। तो अभी 2 दिन बचे हुए हैं वीकेंड होने में, बट मोस्ट लाइकली ये हैमर या उससे अच्छी कैंडल से क्लोज होगा। तो ऊपर में पहला टारगेट इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा 200, मतलब इसको स्टेप में पकड़ सकते हैं कि पहला 274 रुपए 35 पैसे खुलेगा, दूसरा खुलेगा 316 रुपए, तीसरा खुलेगा 338 रुपए, और उसके बाद ऑल टाइम हाई। तो इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। ऑल टाइम हाई के लिए बाई कर सकते हैं। बीच में यहाँ पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस, तीनों मैंने लेवल डिस्कस कर दिए हैं, बट ये चला जाएगा ऑल टाइम हाई। और जैसे जैसे जियो का आईपीओ पास में आने लगेगा, रिलायंस, इनमें सारे में अच्छी तेजी आने लगेगी। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में बना हुआ है, कल बेच के मैंने आटा नहीं लिया है। वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। जाते जाते डिस्क्लोजर भी दे दीजिए सर। सर, जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। रिलायंस है, 2-3 बार मैंने बता दिया, रिलायंस है, अदानी ग्रीन भी है, मतलब बाकी मेरे चारों शेयर मेरे पोर्टफोलियो में एज इट इज एडजस्ट करते हैं। बाकी जो स्टॉक्स आपको दिए कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या इधर उधर कहीं ना कहीं समय हो सर आपके पास, तो मतलब आधे घंटे या कहीं अभी कार्यक्रम है आपका? कार्यक्रम नहीं सर, एक मीटिंग है नीचे। अच्छा, ठीक है सर जी। तो आपका डिस्क्लोजर बीच में काट दिया मैंने, लास्ट वाली लाइन रह गई थी आपकी। हाँ, तो मतलब वही है, जो सलाह आपको दी है वही सभी को दी है, कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपनी टिप्पणियां देने के लिए तमाम शेयरों पे। चलिए आगे बढ़ते हैं मैम, चूंकि जियो की बात हो रही थी, आरआईएल पे एक खबर आई और आरआईएल सुबह सुबह ट्रम्प साहब ने आरआईएल के बारे में अपडेट दिया ट्वीट के जरिए कि $300 बिलियन जो है वो आरआईएल इन्वेस्ट करने जा रही है यूएस में, और उन्होंने भारत को, आरआईएल को, और फिर से यूएस जो है वो प्राकृतिक ऊर्जा में अब नया लीडर बनेगा। तमाम सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन आरआईएल को आज सुबह से हम देख रहे थे कि मोमेंटम बना हुआ था। ये देखिए, नई ऑयल रिफाइनरी बनाने की परियोजना, हालांकि ऊपर से अब हल्का हो गया आरआईएल का शेयर, लेकिन क्या करना चाहिए मैम? 1-1.5% की तेजी से अब आधे % की कमजोरी तक, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी आरआईएल को लेकर के? ये ट्रम्प साहब के ट्वीट पे आपकी टिप्पणी। ओके, मैं ज्यादा प्रतिक्रिया मैं इस बात पे नहीं दूंगी कि ट्रम्प जी ने क्या बोला है। रिलायंस के लिए ये अच्छी बात है, लेकिन मैं रिलायंस को लेकर के ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि बिजनेस करना है तो दो ही ग्रुप है एक्चुअली इंडिया में। नाम एक रिलायंस है, दूसरा अडानी है, एंड आई एम वेरी वोकल अबाउट इट कि अगर आपको बिजनेस करना है सो उनको बिजनेस करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। सो दैट काइंड ऑफ बिजनेस स्पिरिट दे हैव। और बस अगर आप मेरा कहने का सेंस समझ चुके हैं, सो दिस इज समथिंग दैट शुड रियली गेट इन्वेस्टेड, वेरी क्लियर। और आज भी अगर आपको ये थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे मिल रहा है, इट इज अ टाइम टू बाय, क्योंकि रिलायंस जैसा स्टॉक बार बार नहीं गिरता, एंड इट्स नो मोर कि अब ये निफ्टी जैसा वॉलेटाइल है, वैसा नहीं है। 2 गुना निफ्टी से ज्यादा वॉलेटाइल है। निफ्टी 10% गिरा था अभी टॉप से, जो अभी रिसेंट बना, रिलायंस 20%, और रिकवरी भी आप वैसी ही देख रहे हैं। तो आज अगर आप ऐसा रिलायंस में लगाते हैं, एनीवेज जैसे आपका निफ्टी रिकवर करेगा, ये उसके दुगने रिटर्न आपको दिला सकता है निफ्टी ईटीएफ की कंपैरिजन में। नाउ किस भाव पर खरीदें? 1250 एक लोअर स्तर है, एकदम लोअर प्राइस है, जहां पर आए तो खरीदना ही चाहिए, सोचो मत। और अभी के 1400, 1390, 80 की रेंज में खरीदना चाहिए, बिकॉज प्राइस एब्सोल्यूट चार्ट पर अपसाइड मूवमेंट दिखाएगा आपको, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। यानी आपको 1540, 1600 और 1800 ये टारगेट आपको 3 महीने से 1.5 साल के अंतराल में दिखेंगे। साथ में व्हेन यू आर अ बायर, जब आप एक शेयर धारक हैं, तो जो वैल्यू अनलॉकिंग का जो फायदा मिलेगा ना, वो भी एक एडिशनल वैल्यू अनलॉकिंग एडवांटेज आपको मिलेगा। सो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। चलिए ठीक, इसी के साथ इस सेगमेंट को भी यहीं पर रोकते हैं, और जो है इसको हम प्रयास कर रहे हैं कि 11:30 तक अगर हम अपलोड कर पाए तो जो है कोशिश रहेगी कि 11:30 तक अपलोड करें। आप कुछ कह रही हैं मैम? जब भी आपके पास में समय हो, मेरे पास 3 वैल्यू पिकिंग स्टॉक्स हैं। अरे तो इसी सेगमेंट में एक मिनट इस सेगमेंट को 1 मिनट अभी अगर हमारे पीसीआर की टीम ने काटा ना हो तो मैम पहले बोल देना चाहिए। जी पहले आप बता दीजिए कौन से स्टॉक्स हैं वो। जी ऑलराइट, तो दैट इज जेएनके इंडिया, बैंक नहीं है ये, जेएनके इंडिया विच इज एट 244 एज ऑफ नाउ। और 11 मार्च को हम बात कर रहे हैं, आज 11 मार्च 2026 में 245-44 की रेंज में आपको ये मिल रहा है। इसमें पहला टारगेट आपका होगा 265 का, एंड इफ यू कैन मैनेज टू होल्ड दिस ट्रेड, आपको यहाँ पर 310 के भी टारगेट दिख जाएंगे। मोटा मोटा अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो अच्छा खासा लगभग 24 से 25% का गेन आपको सेकंड टारगेट के पास में दिखेगा, और फर्स्ट टारगेट के पास में लगभग 7 से 8% का। वेयर इन जो आपका लॉस है, जो आपको रिस्क लेना है यहाँ पर, वो सिर्फ 220 का एसएल मेंटेन करके काम बन जाएगा। 320, 310 के ऊपर भी आपकी श्रद्धा है, अगर आप होल्ड करके चलना चाहें तो, क्योंकि कंपनी के सेक्टर में ठीक ठाक ही ग्रोथ दिख जाएगी। 340 भी आप मैनेज कर सकें, होल्ड करना तो करेगा, क्योंकि जनरली लोग प्रॉफिट होल्ड कर नहीं पाते हैं, इसलिए ये बात बोली। दूसरा है बटरफ्लाई। अभी क्रूड वगैरह जो भी हो रहा है सबको पता है, तो इस कंपनी के प्रोडक्ट समझ लो ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्यों इन्वेस्टमेंट आपको आइडियाज पे दे रही हूँ। ये बनाता है इंडक्शन चूल्हे, ये बनाता है केटल्स, और इंडियन मेक कंपनी है। पार्ट्स जो भी हैं बाहर से आते हैं, लेकिन इंडियन ब्रांड है। तो बटरफ्लाई एक ऐसी कंपनी है जो कि अभी 617 पर मिल रही है आपको, इन द रेंज ऑफ 600 to 620 आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, जिसमें कि टारगेट बेयर मिनिमम 690 का होगा। अच्छा गेन है वो 690, और 740 के लिए आप इसको आराम से होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस फॉलो करना है विपुल जी यहाँ पर सिर्फ 560 रुपए का, एक अच्छा और बहुत फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड, कंसिडरिंग ऑल दिस कंडीशन कि जो हाउस होल्ड कंडीशन है, एनर्जी पर जो डिपेंडेंसी है, जो शिफ्ट आएगा, इसका फायदा उसको मिल सकता है। वाह, ये कहाँ से ढूंढा आपने बटरफ्लाई? ये मतलब नजरों में जल्दी कमी आता है ये, मतलब बटरफ्लाई गांधीमती अप्लायंसेस। वाह, मैं रिसर्च एनालिस्ट के साथ साथ एक गृहिणी भी हूँ, आप भूलिए मत। वाह अद्भुत। तो 690 का टारगेट, 560 का स्टॉप लॉस, 600 रुपए, 690 टारगेट, 560 का स्टॉप लॉस यहाँ लगाइए, और ये 617 के आसपास अभी चल रहा है, 2-2.25% की तेजी, और यहाँ पर जो है तेजी आने की संभावना है।
अंबाला जी का मानना है कि देखने को मिल सकती है। JNK इंडिया 245 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे भी खरीदारी करने की सलाह। 2 वैल्यू पिक यहाँ पर निकल करके आई हैं अभी तक की, JNK इंडिया, बटरफ्लाई और इसके अलावा 618 पे आ गया। चलिए धीरे धीरे करके यहाँ पे गतिविधि तेज होती There is है। one more. हाँ, तीसरा क्या है मैम? जियो फाइनेंशियल आप सबको याद होगा, जब ये 290 300 के पास था, मैंने मना किया था अभी मत खरीदो, है तो बेच दो। 230 के पास में, 220 के पास में आएगा, एंड दैट इज द टाइम। पिछले सेशन में अगर आप देखेंगे तो इसने 226-27 का कुछ लो बनाया, अपना भाव आ गया, अब यहां से आप बाइंग करना शुरू कर सकते हैं। एंड बी एन इन्वेस्टर रादर बी अ ट्रेडर। तो आपने बहुत वेट किया है, आप लोगों ने 290 से वो गिरावट देखी कि भाव आएगा तो बाय करेंगे। नाउ दिस इज योर टाइम वेयर यू कैन सीरियसली बाय। अब आप इसको 240 230 पे खरीदा तो बढ़िया, अगर नहीं तो वापस रिमाइंड करा रही हूँ कि 230-40 की रेंज में यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, वेयर इन आपके लिए अगर आप मिनिमम टारगेट देखेंगे तो 270 का एक पहला बेयर मिनिमम टारगेट होगा, और होल्ड करके चल जाएंगे। 1.5 साल के नजरिए से 400 भी आएगा। चलिए ये बात है यहाँ पर। तो एक के बाद एक जो है तमाम शेयरों पे बातचीत हो गई। JNK इंडिया, बटरफ्लाई और जियो फाइनेंस। देखिए जियो फाइनेंशियल 242 इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 270 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये इसके अलावा जो है बटरफ्लाई भी दिखा दीजिए, यहाँ पर 690 तक के टारगेट, 690 का टारगेट, 507 का स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है आपको। 623 के आसपास आप ट्रेड करता हुआ 3% से ज़्यादा की तेजी, तो लोअर लेवल से यहाँ पर रिकवरी आती हुई नजरें रखेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा JNK इंडिया पर भी 560 का स्टॉप लेवल्स नोट करते रहिएगा। ये देखिए, अब ये देखिए रफ्तार आ गई है यहाँ पर भी। JNK जो है एक एक करके सभी शहरों में जो है मजबूती जो है, तितली मतलब जो है ना ये उड़नी शुरू हो गई है, बटरफ्लाई। तो बिल्कुल नज़रें रखिए यहाँ पर। चलिए इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे, थोड़ा सा विलम्ब हो गया है लेकिन रफ्तार से कोशिश करेंगे। अमित सर अब अगले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं, और पावर पे काफ़ी बात हुई है, डिफेंस को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। काफ़ी सारी अपडेट, और बहुत लोग जो कहते हैं कि डिफेंस पे बातचीत करने को लेकर के इस गिरावट में ये थोड़ा सा सेक्टर ऐसा रहा जिसने थोड़ा सा मतलब ऐसी गिरावट नहीं रही यहाँ पर। शुरुआत करना चाहेंगे मजगांव से लेकर के। आज मैं देख रहा था सुबह सुबह बहुत सारे प्लेटफॉर्म को लेकर के जो ब्रॉडकास्ट के हैं, काफ़ी लोगों की तरफ से अब मजगांव और BEL पे बातचीत हो रही थी, और हम लोग काफ़ी दम से कर रहे हैं आज। हालांकि अब सस्ते थोड़े हल्के होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैम क्या व्यू रहेगा? 4-5 दिन में 12% चल चुका है मजगांव, आज की ये सुस्ती में क्या करना चाहिए, आपका व्यू क्या है? लेकिन चलिए अमित सर काफ़ी देर से शांत है, पहले अमित सर से शुरू करेंगे। अमित सर आपका व्यू क्या होगा मजगांव पे? विपुल जी देखिए, ये पहली बात तो युद्ध का सिनेरियो है, लोगों की इन्वेंट्री खत्म हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई ऑर्डर के रूप में इनकी रेवेन्यू बढ़ती हुई आगे नजर आ सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। डेली चार्ट सेटअप में देखते हैं तो ये एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आता है, मंथली चार्ट सेटअप में देखते हैं तो अभी भी पोटेंशियल नजर आता है, लेकिन वीकली चार्ट में रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, ये कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होती है, कैसे होता है क्या होता है, लेकिन एक बार के लिए 2350 रुपए के आसपास मिल सकता है, वहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और वहां से जब ये चलना चालू करेगा तो 2620 रुपए का टारगेट मिलेगा। तो थोड़ा सा निगोशिएट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। 2360 के आसपास मिले तो वहां पर बाय करिए। 2100 रुपए का अभी इसने रिसेंट लो लगाया था 2127 रुपए के आसपास का, उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और 2620 रुपए के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तीनों टेक्निकल चार्ट्स में व्यूज अलग अलग बन रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे टाइम पर थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। अगर इनकेस पूरे स्टॉक मार्केट में कहीं कोई गिरावट आती है तो इसमें कोलेटरल डैमेज के रूप में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक, अब आ जाते हैं BEL पे। BEL पे भाई साहब इतने सवाल आ चुके हैं, और हमारे राहुल जी मतलब इतने सारी इमोजीज गुस्से वाली निकाल के, सर थोड़ा धैर्य रखिए, कार्यक्रम खत्म होने तक का आप सवाल भेजा है तो वेट कर लीजिए। माफ़ी चाहेंगे मैम। BEL इन्होंने 424 पे लिया, लेकिन बहुत लोगों ने अलग अलग लेवल पे लिया, तो जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि अब ये 52 वीक हाई के आसपास है, बहुत कम लोग होंगे जो बहुत बड़े लॉसेस में होंगे यहाँ पर। दूसरा सवाल, कौन कहाँ तक आप कंफर्टेबल होंगी यहाँ पर बाय करने में, और क्या आप करना भी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए BEL को? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी यहाँ पर अगर आपका नजरिया 3 महीने वाला है, बुक योर प्रॉफिट, बिकॉज एनीवेज मैंने कल भी वही स्टेटमेंट दिया था कि अगर आपकी बाइंग 460 के नीचे ऊपर की है तो यहाँ आपको पोजीशन केयरफुली देखना चाहिए, मतलब नहीं रखना चाहिए। अब कहाँ तक बाय करना है, पहले इस सवाल का जवाब दूंगी ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं। राइट नाउ इट इज एट 461 एंड वेरी लाइकली 445-50 आएगा, तो ज्यादा दूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी
की है तो फिर आपको डेफिनेटली यू शुड थिंक ऑफ एग्जिटिंग दिस, क्योंकि का जो स्टॉप लॉस है, और जिसको नई बाय करनी है वो 445 का वेट कर ले तो बहुत बेहतर होगा। उतनी बड़ी चाल नहीं होती इस स्टॉक की। अब स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है 445 के रेंज पर री बाय करने के लिए या फ्रेश बाय करने के लिए, वट एवर इट इज, 420 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा। और दोबारा से जब आपको टारगेट की बात हो तो 485 से लेकर के 520 के टारगेट की ही वेट करना चाहिए। अब डिपेंड, सवाल आपका इसके बीच में ही है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं। तो जिनका सवाल, जिन्होंने बोला था कि 424 समथिंग की बाएंगे, यू शुड बुक योर प्रॉफिट, क्योंकि आपके पास में बहुत बड़ा कुशन नहीं है। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो, री एंट्री करने के बारे में सोच समझ के 445 के आसपास दोबारा ले सकते हैं। सो ये जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है, लाइक 40, 30, 35 पॉइंट जो भी है, बुक इट। चलिए ठीक है, ये बात हो गई बीएल को लेकर के। और अगली टिप्पणी ले लेते हैं। अच्छा, एक दर्शक ने धनराशि भेजी थी मैम विमता लैब को लेकर के। एक बार चेक कर लीजिए आप, क्या करना चाहिए। मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे भेजा गया था ये डिस्कस करने के लिए, लेकिन दिमाग से निकल गया। उत्पल जी ने भेजा था। उत्पल जी माफ़ी चाहेंगे, हालांकि उत्पल जी अंशुल जी से समझना चाह रहे थे ये, लेकिन वो मिस हो गई मुझसे। मैम लेकिन क्या करना चाहिए? कह रहे हैं कि टारगेट स्टॉप लॉस क्या रखे विमता लैब पे? आपका नजरिया, पहले तो व्यू देख लीजिए। इसको आप ट्रेड करना चाहते हैं तो 400 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 400 का हिट हो जाएगा। लेकिन अगर हिट हो जाएगा मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी लग रही है कि वो 446 पर चल रहा है, हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट अगर आप एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसको प्लान करना चाहते हो तो आप इंस्टेड ऑफ जैसे ही ये 400 पर आए वहां पर ऐड करना, और 446 पर बाय करने की चांसेस भी, मतलब आप ऐसे समझिए इसको, क्या 50% अभी बाय कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और अगर ऐड करने का प्लान कर रहे हो कोई भी तो 400 के पास में कर सकते हैं। सो आपका जो स्टॉप लॉस है, फिर आप एक ठीक ठाक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं जो कि होगा 350 पर, सो दैट आपका 500 रुपए से लेकर के लगभग 600 रुपए के टारगेट मिल जाए। और ये बहुत बड़े टारगेट हैं और बहुत फिजिबल टारगेट्स हैं, पॉसिबल है। तो आपको करना ये है कि जब आपके रिस्क बड़े हैं लग रहे हैं आपको, तो वहां पर पोजीशन को देख लीजिए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। बट इट्स अ बाय एंड होल्ड काइंड ऑफ स्टॉक। तो अभी 446 पर वही लोग बाय करें जो लोग 400 पर ऐड करने में इंटरेस्टेड हैं, और जो ट्रेड करना प्लान करें 440 का स्टॉप लॉस, 400 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, हिट हो जाएगा। चलिए, अब सिर्फ हम लोग इस लेवल्स पे बातचीत करेंगे क्योंकि समय बिल्कुल बॉर्डर पे हम लोग हैं। बीडीएल को लेकर के सर आपकी राय जरा देखिए, भारत डायनेमिक्स को लेकर के। कल अम्बाला जी ने शायद यहाँ पे खरीदारी का व्यू लिया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर? अमित सर आप बताइए, भारत डायनेमिक्स को लेकर के क्या अभी भी पॉजिटिव व्यू है? आज 1.25% नीचे है। विपुल जी देखिए, अगर अभी भाव चल रहा है इसका 1380 रुपए के आसपास, 1371 रुपए। इसकी फ्रेश तेजी जो ट्रिगर होगी वो वीकली बेसिस पे 1455 के बाद होगी। 1455 रुपए के ऊपर अगर किसी भी वीक क्लोज हो जाता है तब ये बड़े टारगेट ओपन करेगा, वरना मुझे ऐसा वरना चार्ट पैटर्न देख के समझ में आता है विपुल जी 1250 और 1450 के बीच में रह सकता है ये। तो 1250 के आसपास मिलता है आज, कल, परसों, कभी भी, तो वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। 1600 के आसपास प्रॉफिट लीजिए, 1650 के ऊपर निकलते हैं तो फिर से फ्रेश लॉन्ग करिए, वरना और सस्ता होने का फिर से उसको ले लीजिए। ट्रेडिंग वाला सेक्टर लग रहा है अभी ये। ठीक है, तेजी वाला सेक्टर लग रहा है। इस बीच जो है जीआरएससी देख लेते हैं फटाफट। जीआरएससी पे मैम जरा देखिए, 1% डाउन, 2500 के नीचे, 2484 का लेवल। कैसा लग रहा है आपको? जिनके पास है क्या करना चाहिए और जिनके पास नहीं है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्यों बार बार बोलती हूँ कि ट्रेड करने से बचो। ये ट्रेड वाले स्टॉक नहीं है, तो जो भी है आप उसको इसमें इन्वेस्टमेंट करके प्लान करना है। और ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर आप रखना चाहते हैं, कोई कुछ नहीं बिगड़ा। मैं आपको, बल्कि मैं तो यहाँ तक बोल रही हूँ कि अभी 2485 के पास में है। अगर ये बोल के रखा है पहले से कि अगर ये आपको 1900 पर मिले, 2000 पर मिले, ऐड करना है। एंड यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट ऑल, जो भी इसमें पैसा लगा कर बैठे हैं, 1900 2000 आएगा तो डरना नहीं होता ऐसे स्टॉक्स में, और बाय करना होता है। क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो फिलहाल जिनकी पोजीशन से दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड। पॉसिबल टारगेट ऑलरेडी जो डिस्कस किए हैं 2650, 2900 एंड शायद 3100 का भी टारगेट दिया है, वो इसमें आएंगे। लेकिन आपको निचले स्तरों पर आने के बाद थोड़ा बहुत एडिशन करने का प्रोविजनिंग रखनी चाहिए, उसकी तैयारी रखो बस, मेंटली भी एंड फाइनेंशियली भी। ठीक। अच्छा, ये डिफेंस पे तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं। काफ़ी लोगों की टिप्पणी है कि आप जल जीवन को लेकर के आपने बातचीत की, लेकिन जैन इरिगेशन और इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग को भूल गए। तो मैम ये दोनों पे मैं चाहूँगा कि अगर आप
एक व्यू तैयार रखिएगा। तब तक मैं क्या वो मुस्कुरा रही हैं आप, आपके पास जैन है? इरिगेशन नहीं, हाँ चलिए जैन ठीक है, इरिगेशन जैन नहीं दे इरिगेशन सकते, सबसे लेकिन ले लेंगे। आप केएसबी देख सकते हैं। हाँ। केएसबी मैंने आप लोगों को कल रेकमेंड भी किया था। ठीक है। सो आई मेंटेन अ बैलेंस एक्चुअली। नहीं नहीं, मतलब ऐसे संतुलन नहीं कि आपका आप लोग बहुत छूट अच्छा है जाए। मैम, बहुत बढ़िया संतुलन आपका रहता है, बहुत बहुत शानदार। चलिए तो अब हम लोग जीआरएससी के बाद सर से जरा कोचिन शिपयार्ड ढूंढ लेते हैं, और सर उसके साथ जरा जैन इरिगेशन के चार्ट पे मैं चाहूंगा कि एक नज़र आप डाल लें, कोचिन शिपयार्ड डिफेंस पे और जैन इरिगेशन। जी सर, जैन इरिगेशन ने आज ही एक फ्रेश अच्छा खासा तेजी का मोमेंटम दिखाया है। काफी टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन था, बाजार गिरे, अब बाजार उसी डिस्ट्रीब्यूशन को इंगल्फ कर रहे हैं। अब हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है 39 तक तो पोटेंशियल टारगेट है इसका। जब तक ये 32 रुपीज का लेवल नहीं काटता है जैन इरिगेशन, तब तक ये 39 और 41 तक के रेट दिखा सकता है। बेस्ट एंट्री पॉइंट होंगे 35-30 के आसपास, 35-30 से करीब करीब 34.70 रुपए तक। तो 34-70, 35-30 के आसपास मिले तो बाय करिए। 32 रुपए के स्टॉप लॉस से 39 और 41 के टारगेट होंगे। और वो सर कोचिन पे जरा देखिए, अभी करंट लेवल पे ले सकते हैं क्या सर इसे? थोड़ा सा निगोशिएट करना चाहिए, आजकल में मिलना चाहिए विपुल जी वो भाव। ठीक। और कोचिन शिपयार्ड? कोचिन शिपयार्ड अगेन ये विपुल जी वीकली चार्ट पैटर्न में तो बढ़िया लग रहा है। इन्हें लग रहा है कि अभी मंदी नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर इन केस ये किसी भी दिन 1400 रुपए के नीचे क्लोज हो जाता है तो तकलीफें बढ़ सकती है 1220 रुपए तक के टारगेट के लिए। करंट मार्केट प्राइस में तो नहीं, लेकिन हाँ 1440 के आसपास मिले तो 1390 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। 1550 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। 1400 रुपए के नीचे और 1390 रुपए के नीचे अगर निकलता है तो फिर एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर करके एग्जिट कर लीजिए, और फिर 1250-1240 के आसपास री एंट्री प्लान करिए। चलिए जरा इस बीच अगली कंपनी पे जाएं, उससे पहले एक बार वो जो मैम ने रिकमेंड की थी एक तितली बटरफ्लाई, उसको जरा नज़र डाल लेते हैं। 630 के आसपास चलती हुई इस समय शेयर, ये देखिए, और उस समय जो है नीचे की तरफ जा रहा था, और वहाँ से जब से बातचीत हमारी हुई अब 4-4.25% ऊपर जो है ट्रेड करता हुआ, तो अच्छा मोमेंटम बनता हुआ, और यहाँ पर 690 के टारगेट निकल के आए थे। स्टॉप लॉस 560 का दिया गया था, तो अच्छा मोमेंटम जिस लेवल से डिस्कस किया गया था वहाँ से करीब 5-6 रुपये 7 रुपये का मूव जो है आता हुआ दिखाई दे रहा है, नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात है, यहाँ पर जो आप चर्चा सुनते हैं उसका असर किस तरीके से बोनस पे होता है वो आपके सामने जो है दिखाई दे रहा है। चलिए अगली कंपनी जो है यहाँ पर लेकर के आते हैं मैम के लिए, और मैम अस्त माइक्रो देखिए जरा, क्या व्यू आपका रहेगा, या फिर अचल देख लीजिए आप, और अचल के साथ केएसबी, या फिर जो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पे आप जरा व्यू ले लीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी रखिए मैम, क्योंकि हर्ष आ चुके हैं, हमको 1 या 2 मिनट ही बचे हुए हैं। जी एचएल दे दीजिए, उसमें बहुत ही हाँ अचल जी, हाँ 3500 का स्टॉप लॉस। जी 3,500 पर एचएल आ जाए तो खरीदना है, अभी नहीं खरीदना है। और दूसरा जो इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग जी 75 पर चल रहा है। कितना गया है? 1 सेकेंड विपुल जी, मतलब इट्स ट्राई कर सकते हैं अगर सर्किट लग चुका है ऑलरेडी, तो हमारे सर्किट लगने की जगह बची नहीं है इसमें। अभी जिनके पास है वो क्या करें, मतलब होल्ड करें? होल्ड। और अगर सर्किट खुलता है और 74-75 पर मिलता है तो बाय भी करके जा सकते हैं, बिकॉज अगले 4-5 दिन के अंदर में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 90 रुपए और 97 के आसपास जा सकता है। तो सर्किट खुलता है तो प्राइस अलर्ट लगा के रखो ताकि आपको मिल जाए, और अगर आप पहले से हो तो कैरी करके जाना पोजीशन, डर के बेचना नहीं कि 20% मिल गया। दिस इज लाइकली टू एक्सटेंड। और स्टॉप लॉस आप लोग ध्यान में रखें कि अगर सर्किट खुलता भी है और आप बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस आप 63 पर क्लोजिंग बेस मेंटेन करना। सर अमित सर, संक्षिप्त टिप्पणी पारस डिफेंस और आइडिया फोर्स, ये दोनों मैम ने अपने पोर्टफोलियो में रख लिए हैं, लेकिन तो इसलिए वो टिप्पणी नहीं कर पाएंगी। मैं चाहूँगा आप अगर इसके लेवल्स हमारे साथ शेयर कर सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अभी क्या करना चाहिए सर? सर पारस में ना, पारस डिफेंस और आइडिया फोर्स, 2 शेयरों पे मैं आपकी राय फटाफट जानना चाहूँगा। एक तो पारस डिफेंस अभी 700 के आसपास चल रहा है। पारस डिफेंस सर अभी इसने मेरे ख्याल से मंथली हाईज लगाए थे। इनफैक्ट कल भी ये 765 का हाई लगाकर देखिए डेली चार्ट में बुलिंजर बैंड के एकदम ऊपर चला गया था, ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया था। आज बाजार टूट चुके हैं। तो विपुल जी मुझे लगता है अगर किसी के पास है तो इसको 735 रुपए के आसपास, 730-735 के आसपास मिले तो एग्जिट प्लान करना चाहिए।
लोअर लेवल पे वापस से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आराम से मिलेगी 640 रुपए के आसपास। वहां पर एंट्री प्लान करिए। 640 के बाद वापस से हम इसको 700 रुपए तक का देख सकते हैं। मोटा माटी 740 के ऊपर अगर निकलता है तो एक फ्रेश तेजी, वरना 640 के आसपास आपको वापस से री एंट्री प्लान करने मिलेगी। ठीक। चलिए, हमारे एक दर्शक और सर, आइडिया फोर्ज। यस सर। हाँ, आइडिया फोर्ज पे अभी क्या करना चाहिए सर? आइडिया फोर्ज जी 440 के आसपास है अभी। सर आइडिया फोर्ज में अभी देखिए, इसमें इसका टेक्निकल सेटअप खराब है सर, थोड़ा सा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा लगता है, यहाँ से बढ़ेगा भी नहीं टूटेगा भी नहीं। लेकिन अगर किसी के पास माल लिया हुआ है तो एक बार वो एग्जिट प्लान कर सकता है 458 रुपए के आसपास। सूनर और लेटर मुझे ऐसा लगता है विपुल जी की ये एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी देगा, जो कि 378 रुपए के आसपास की हो सकती है। 378 रुपए के आसपास लेना चाहिए और वहां से फिर 478 की टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां से अगर लेंगे 478 रुपए का बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, रिस्क ज्यादा हो जाती है, रिवॉर्ड कम होता है, तो 380 375 के आसपास लीजिए, वहां से 480 के टारगेट एक्सपेक्ट करिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस सेगमेंट को यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं और जो है अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। समय उधर हो चुका है और अब रुख करेंगे हमारे खास सेगमेंट ब्रोकर बोले का। ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, क्या कह रहे हैं ब्रोकर? बाजार की दिशा एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ऐसे में शेयरों पर करें फोकस। और ब्रोकर्स की राय क्या कह रही है उसके लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, आज की पहली कंपनी कौन से सेक्टर से है? जी, कोल इंडिया की बात कर लेते हैं। सरकारी कंपनी है यहाँ पर और ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है इसको यहाँ पे। और जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह और 485 रुपए का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिए हैं यहाँ पे। और इन्होंने कहा कि जो वैल्यूएशन इनको काफी ज्यादा आकर्षक दिख रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पहले ये मान रहे थे कि भाई FY24 से लेके 26 के बीच में जो अर्निंग पर शेयर है उसमें धीमापन रह सकता है, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ तौर पे जो है एक सुधार के, एक बेहतर स्थिति के दिख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि FY26 से लेके 28 के बीच में यहाँ पर जो है लगभग 9% की यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की उम्मीद जताई जा रही है यहाँ पे। तेज गर्मी और साथ ही कम बारिश के कारण बिजली की मांग बढ़ती हुई दिखेगी और कोयले की मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कंपनी को फायदा होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। ग्लोबल कोयला कीमतों में मजबूती है और यहाँ पर साफ तौर पे जो ई ऑक्शन के हिसाब से रियलाइजेशन है वो कंपनी के लिए काफी बेहतर होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे कैप्टिव कोयला का जो उत्पादन है बढ़ने से यहाँ पर उसके बावजूद भी जो है कोयले की मांग जो है वो बढ़ रही है यहाँ पे। और इन्होंने जो मैं वैल्यूएशन की बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि वैल्यूएशन काफी आकर्षक है और FY27 के अनुमान के हिसाब से अगर पी देखें 9.3x के ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। 6% का डिविडेंड यील्ड है जो निवेशकों के लिए काफी ज्यादा आकर्षक है। माला मैम, कोल इंडिया कैसा लग रहा है? जेफरीज की राय से सहमत है आप? सहमत हूँ और आराम से ये टारगेट आ जाएंगे। एंड विपुल जी, आप लोगों मतलब व्यूअर्स को, आप लोगों के पास में 420-30 की रेंज से ही ऑलरेडी है। बुक मत करो, ये टारगेट पॉसिबल है। मैंने आपको 470 का पहला टारगेट दिया, उसी पे स्टिक रहिए। पहले प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो 470 पर करना। बाकी इन्होंने 485 एक साल के टारगेट जैसे दिया है तो ये कम है। टारगेट इसमें 520 तक आएंगे। सो अंडर टारगेट है, लेकिन व्यू डायरेक्शन से मैं एग्री करती हूँ। चलिए, ये बात हो गई कोल इंडिया को लेकर के। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, बजाज कंज्यूमर केयर की बात कर लेते हैं। अगली कंपनी है यहाँ पर और अगर आप यहाँ पर देखें तो नुमामा की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 435 रुपए प्रति शेयर के भाव यहाँ पर दिए गए हैं। इनका कहना है कि कंपनी की डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो जिस तरीके से कंपनी ने यहाँ पर कहा है गाइडेंस में, तो वो स्थिति जो है होती हुई दिख सकती है यहाँ पे। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है 20% की दर से यहाँ पे शुरुआती स्तर में बढ़ने की पूरी संभावना दिख रही है यहाँ पे। कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरीके से एक्सपेंशन बढ़ रहा है कंपनी का, 9 लाख स्टोर्स तक, जो आउटलेट्स तक कंपनी जो है वो पहुंचती हुई दिख रही है यहाँ पे। जो कोपरा की कीमतों से गिरावट, अगर कोपरा की कीमतों में गिरावट होगी तो कंपनी को फायदा होगा। अब कोपरा क्या होता है, देखिए सूखे नारियल का गूदा होता है जो कि कंपनी का जो नारियल तेल बनता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो चीज है वो कंपनी के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक स्किन केयर का जो ब्रांड है बंजारा ब्रांड, उसमें भी काफी पॉजिटिव संकेत मिलने दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कंपनी जो है इसको एक्वायर कर चुकी है काफी और काफी तेजी से बढ़ रही है इसमें भी। तो तमाम जो पैरामीटर्स है उसमें काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। जब बात यहाँ पर निकल के आई है बजाज कंज्यूमर को लेकर के, अमित सर बजाज कंज्यूमर देखिए जरा, 435 के टारगेट्स नुमामा की तरफ से दिए गए हैं। आप उनकी इस राय क्या? सर आवाज आ रही है ना? अब आ गई जी सर, बताइए सर। सर करंट मार्केट प्राइस से रिस्क रिवॉर्ड बैठता नहीं है। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि लोअर लेवल पे आप लोगों को, अपने दर्शकों को एंट्री मिलेगी
345 के आसपास, 335 से 345 के आसपास लिया जा सकता है 435 के टारगेट के लिए। टारगेट से तो मैं सहमत हूं, लेकिन एंट्री पॉइंट करंट मार्केट प्राइस में नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, एंट्री करंट प्राइस पे नहीं हो सकती है, टारगेट से सहमत हैं ये। अमित जी, अगली कंपनी तब तक डिस्कस कर लेते हैं। हर्ष बताइए, अगला कौन सा शेयर है जिस पर कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं? जी, जियो फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और जियो फाइनेंशियल पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 320 रुपए प्रति शेयर के भाव इन्होंने दिए। सबसे पहली चीज इन्होंने जो बताई है वो ये बताई कि कंपनी का जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो कंपनी है भारत की अगली पीढ़ी का फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ा रही है। यहाँ पे इकोसिस्टम की बात कीजिए, काफी बेहतर सिनर्जी को लेकर यहाँ पे जो है जो तमाम तरह के जो सेगमेंट्स हैं मिलके साथ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे डेटा की बात कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात कीजिए, सब में बहुत ही मजबूत रणनीति दिखती है। यहाँ पे कई नए बिजनेस जो है अभी इनक्यूबेटर्स के तौर पे, इनक्यूबेटर्स यानी कि जो एक शुरुआती दौर होता है उस हिसाब से वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो मुनाफा एकदम सीमित है, लेकिन मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के मान के चलें तो काफी स्केलेबल ग्रोथ की जो है वो संभावना दिख रही है। नेटवर्क जो खासतौर पर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसका आधार जो है वो पूरे तरीके से तैयार हो गया है। अब जो है स्टॉक को जिस तरीके से शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं, लेकिन मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी बेहतर है। ब्रोकरेज का अनुमान ये भी है कि वित्त वर्ष 2026 से लेकर 28 के बीच में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 48% का जंप जो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखने को मिल सकता है। जब बात यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से निकल के आती हुई, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने इस पर बातचीत की थी। 242 के आसपास का लेवल है और नंबर अंबाला मैम का है ना। अंबाला मैम, आप पहले ही आपने बोला कि अब ये जो है सही समय है खरीदारी करने का। मैं चाहूँगा कि इस सेगमेंट में के लिए आपकी राय क्या होगी? अभी करंट लेवल पे मोतीलाल ओसवाल की राय से सहमत हैं आप? यस, और टारगेट इन्होंने कम दिया है। मेरी प्रोजेक्शन थोड़ी सी ज्यादा एग्रेसिव है या बड़ी भी है बोल सकते हैं आप। और आज तो हर्ष जी भी है। हर्ष जी भी उस समय थे जब 300 290 जियो फाइनेंशियल चल रहा था और बेचने की सलाह दी थी, और ये बोला था कि 220-30 की रेंज में आएगा तो वहां पर खरीदना चाहिए। सो दिस इज द टाइम। तो एक्चुअली 3 लाइन है आज, 4 नहीं है। शेयर बाजार हमें यही सिखाता है, लालच से खरीदोगे तो पछताओगे, धैर्य से खरीदोगे तो मुस्कुराओगे। तो जिन लोगों ने धैर्य रख लिया था कि जियो में कब खरीदारी करें, दिस इज द टाइम। आज खरीदोगे तो आपका रिस्क कम है, और जैसे जैसे लोगों को ये ब्रेकआउट दिखेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, by that time you will be like 12 to 15% profit already. So this is the time where you seriously think of buying Jio Financial Services for the investment. ट्रेड करने से अभी भी बचना है, इसमें ट्रेड लायक स्टॉक नहीं है। And by the time I'm saying this, एक बार ATGL पर नजर डालना जरूरी है। 560 का हाई बन चुका है, 535 के पास में बाई लिया था। वाह, एक बार जरा लिखा दीजिए। अदानी टोटल गैस भी जरा यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 17% ऊपर, 552 का लेवल। 566 का टारगेट दिया है ना मैम आपने आज का? अगर इंटर सर्किट लगेगा, क्योंकि भाई 570 होता तो ठीक था, लेकिन नहीं है, तो इसलिए 566 इंटरडे सर्किट पर निकलना है तो निकल जाइएगा, अदरवाइज होल्ड करके चलेंगे तो ज्यादा पैसा बनाओगे। वाह, चलिए ठीक है। तो ये सब शेयर अपनी अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं, जो है अपने अपने लक्ष्य को भेदने की कोशिश करते हुए, लेकिन इन सब के बीच में मुझे लग रहा है कि 24,000 ना टूट जाए। लेकिन चलिए, समय की कमी है, हर्ष के पास चलते हैं। और हर्ष बताइए आज की आखिरी कंपनी। जी, आस्क ऑटोमोटिव की बात कर रहे थे। आखिरी कंपनी यहाँ पे CLSC की रिपोर्ट है। आउट परफॉर्म की रेटिंग है और 630 रुपए के यहाँ पे लक्ष्य दिए गए हैं। इनका ये सबसे पहले कहना है कि आने वाले क्वार्टर्स में जो है कंपनी की जो परफॉर्मेंस है अर्निंग वाइज बेहतर होती हुई दिख सकती है। यहाँ पे जिस तरीके से 2 व्हीलर की मांग जो है वो मजबूत बनी हुई है, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। अगर आप वित्त वर्ष 28 के हिसाब से अगर आप देखें तो अनुमानित कमाई कंपनी की तो वो करीब 17x के आसपास ट्रेड कर रही है, जो इनको एक बेहतर स्थिति दिखाती है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें यहाँ पर तो वो भी 28% है, जो साफ तौर पे मजबूत रिटर्न का इंडिकेशन देता है। चलिए, ये बात है। अमित सर, आस्क ऑटोमोटिव 1% ऊपर, CLSA की आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग, बड़े टारगेट दिए गए हैं सर 630 के, आपकी राय? सर, ये स्टॉक हम एक सीरीज चलाते हैं हर घर वॉरेन बफे, उसमें पिछले महीने से ही हमने ऐड करना चालू किया है। तो एक नॉर्मल डिस्क्लेमर है कि फैमिली के अकाउंट में ये पिछले महीने से हमने लेना चालू किया है। इनफैक्ट मैं इसके टारगेट 2029 तक 780 तक के भी देखता हूँ, तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फंडामेंटल टेक्निकल सारे सेटअप पॉजिटिव हैं और आगे भी ये परफॉर्म करेगा। तो ये एक स्टॉक है जो अगर हम अपने फैमिली अकाउंट में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोग भी ले सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल के आई है।
चलिए, तो अब इस सेगमेंट को समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले फटाफट जरा तमाम जो सेगमेंट्स अपलोड हुए हैं उनके बारे में आपको अपडेट दे दें कि आप अभी जाकर के देख सकते हैं। 2 सेगमेंट्स हमारे अपलोड हो चुके हैं। एक सेगमेंट जिसमें कि हमने बातचीत की थी गैस को लेकर के और फर्टिलाइज़र को लेकर के, जिसमें ये देखिए चारों के चारों एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद रहेंगे। गैस और फर्टिलाइज़र में आज जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिल रही है, आपको क्या करना है, जाइए सेगमेंट देखिए और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियां हमें अवश्य भेजें। इसमें अदानी टोटल गैस, GSPL, IGL, RCF, चंबल फर्टिलाइजर, कोरमंडल, NFL, फैक्ट, पैराडी फॉस्फेट जैसे स्टॉक्स पे बातचीत हुई है। इसके अलावा अभी 11:30 बजे जो हमने सेगमेंट अपलोड किया है उसमें जो है अब खरीद सकते हैं शेयर, ये बातचीत हुई है। इसमें बहुत सारे शेयरों पे हम लोगों ने बातचीत की, लेकिन अभी क्या खरीद कर सकते हैं, राय निकल के आई है कि अभी जो है करंट लेवल पे भी ये शेयर जो है वो खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड, ब्लू स्टार, वोल्टास, शक्ति पंप, एस्ट्रल, वीनस पाइप, CG पावर, सुजलॉन, JP पावर, टाटा पावर, जियो फाइनेंस, RIL जैसे शेयरों पर हुई है बातचीत। साथ साथ 3 ट्रेड दिए गए बटरफ्लाई, JK इंडिया जैसे शेयरों पर भी आप राय जान सकते हैं। तो जाइए, देखिए, एंजॉय कीजिए। लेकिन बाकी लोगों से अब मुलाकात, जो लोग नाराज हो रहे हैं, 1 बजे होगी। अंबाला जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। अब अंबाला जी अकेले रहेंगी या कोई और भी साथ में उनके रहेगा, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। तो अभी के लिए अंबाला जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। और इस कार्यक्रम में अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो 9354027995 देखते हैं बाजार में तेजी रिकवरी आएगी या फिर ये गिरावट गहराएगी, फिर अंबाला जी से अपडेट लेंगे। 9354 सवाल जो भी पूछें डिटेल में पूछें। क्या डिस्क्लोजर रहेगा अमित सर आपका, अंबाला मैम आपका? पहले अमित सर आप शुरू कर दीजिए आज। सर, पर्सनल पोर्टफोलियो में कुछ नहीं है, फैमिली के अकाउंट में हो सकता है, और जो भी हमने स्टॉक्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं हो सकता है उसमें कुछ स्टॉक्स हमारे क्लाइंटों के अकाउंट में भी हो। बाकी जो भी आप निवेश करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही निष्कर्ष में आइए। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता है। चलिए, और इस बीच बिट्टू गौर जी कह रहे हैं, विपुल सर हमारी एक बात अंबाला मैम से कह दीजिए कि वो ट्रेड वही दिया करें जिसमें उन्हें हाई कन्विक्शन हो। बहुत सारे ट्रेड देने में कंफ्यूजन हो जाता है हमको। अरे गुरुदेव, मतलब हर तरफ से ना दिया जाए तो समस्या, ज़्यादा ट्रेड आ गई तो समस्या। मैम डिस्क्लोजर खाली दे दीजिए, बाकी इस बारे में बातचीत 1 बजे कर लेंगे जी। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो जितने भी स्टॉक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं विपुल जी, उसमें से एक कॉमन स्टॉक्स है जो हमने मेंबर्स के साथ भी, जहां जहां मुझे याद है कि स्टॉक हमारे कम्युनिटी में है, हमारे मेंबर्स के पास है, मैंने याद तो दिला दिया है कि है, बट इसके अलावा भी कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं कि वही स्टॉक हमने डेरिवेटिव में खरीदा हो या फ्यूचर्स में खरीदा हो मेंबर्स को रिकमेंडेशन के तौर पर। और जो भी व्यू, तर्क या जो भी विचार यहाँ पर रखती हूँ स्टॉक्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, सिमिलर व्यू अपने मेंबर्स के साथ भी शेयर होता है, थोड़ा ज्यादा ही होता है। बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में जो जो स्टॉक्स हैं वो मैं बता देती हूँ कि ये है, बट एज ऑफ नाउ ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।